देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज है, स्क्रीन शेयर है। यस मैम। अच्छा देखो, हम लोग यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे थे यहाँ पर कि कितने तरह से सिस्टम ऑफ पेमेंट, ठीक है, कितने तरह से हम लोग लेबर को पेमेंट कर सकते हैं। इसका अलग अलग सिस्टम ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस एंड इंसेंटिव, ठीक है, जिसमें टाइम बेस्ड था, आउटपुट बेस्ड था, कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम एंड आउटपुट था, प्रीमियम बोनस मेथड था, ग्रुप बोनस मेथड था, इंसेंटिव फॉर इनडायरेक्ट वर्कर, ठीक है, जिसमें ये जो 4 स्टार लगा हुआ ये हम लोग कर चुके हैं। अब ग्रुप बोनस और ये बाकी है, लेकिन उसमें हम लोग प्रीमियम मेथड जो पढ़ रहे हैं ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है, जिसमें हालसे और रोवन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली हम लोग पढ़ रहे हैं कि हालसे सिस्टम में और रोवन सिस्टम में किस तरीके से हम लोग अपने लेबर को बोनस दे सकते हैं। तो इसका रूल्स जो है वो फिक्स्ड है, ठीक है, मतलब फॉर्मूला बोलो, मतलब फॉर्मूला रूल से ही आया हुआ है, उस रूल्स को हमें फॉलो करना है, ठीक है। तो हम एक बार रूल्स फिर से बता देंगे क्वेश्चन करते हुए, ठीक है। तो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन हम लोग का बाकी है। इलास्ट्रेशन 9 और 10 एक बार देखो, ये देखो इलास्ट्रेशन 9। यहाँ पर क्या बोला, इस क्वेश्चन से हमारा पूरा का पूरा लॉजिक और एक बार क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर बोला है, देखो, bonus paid under HALSE plan with a bonus at 50% for the time saved equals the bonus paid under the Rowan system. When will this statement hold goods? ठीक है। अब ये क्या बोला है, पहले क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। क्वेश्चन में बोला है कि बोनस अगर हाल से प्रीमियम हाल से प्लान में हम लोग बोनस पे कर रहे हैं, ठीक है, और ये बोनस कैसे दिया जाता है, 50% फॉर द टाइम सेव्ड। एक्चुअली हाल से का रूल्स यही है कि बोनस कैसे मिलेगा, अगर कोई टाइम सेव्ड कर रहा है, जितना भी टाइम सेव्ड करेगा, टाइम सेव्ड कैसे करेगा, जितना टाइम प्रोवाइडेड है, अगर उससे कम टाइम में काम कंप्लीट हो जाता है तो जितने कम टाइम में होता है वही टाइम सेव्ड है। टाइम सेट का 50% लेंगे जितना आएगा, तो वो ऑब्वियसली आवर्स में आंसर आएगा, ठीक है, आवर्स हो, मिनट्स हो, सेकंड हो, जो भी हो, तो आवर्स ही होगा नॉर्मली। तो 50% ऑफ टाइम सेट जितना होगा उतने आवर्स को बोनस आवर बोला जाता है, इनटू वेज रेट, ठीक है, इनटू वेज रेट, क्योंकि वेज रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो हमें बोनस पता चलेगा, इस तरीके से बोनस निकलता है, ठीक है। अच्छा, अब रोवन सिस्टम में क्या होता है, जैसे यहाँ बोनस आवर निकालते हैं, रोवन सिस्टम में हम लोग निकालते हैं बोनस रेशियो, ठीक है। ये रोवन का फॉर्मूला है। बोनस रेशियो कैसे निकलता है, बोनस रेशियो में हम लोगों को निकालना पड़ता है टाइम सेव्ड बाय टाइम अलाउड, इस तरीके से बोनस रेशियो निकलता है, इनटू नॉर्मल वेजेस करने से बोनस निकल के आएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या बोला है कि कब हाल से और रो वन में पेमेंट बोनस का पेमेंट इक्वल होगा, मतलब हाल से सिस्टम में बोनस दिया हम लोगों ने, रो वन सिस्टम में बोनस दिया, कब ऐसा होगा कि दोनों मेथड से पे किया गया बोनस का वैल्यू बराबर होगा, ये पूछ रहा है। व्हेन विल द स्टेटमेंट होल्ड गुड, ये स्टेटमेंट कब ट्रू होगा, होल्ड गुड्स का मतलब, होल्ड गुड का मतलब कब ट्रू होगा। ट्रू कौन सा स्टेटमेंट, बोनस पेड अंडर हाल से प्लान विद बोनस एट 50% ऑफ टाइम सेट इक्वल्स, इक्वल बराबर होना चाहिए द बोनस पेड अंडर रोवन सिस्टम, ठीक है। योर आंसर शुड सर्टेन प्रूफ, ठीक है, हमें प्रूफ भी कुछ देने के लिए बोला है, मतलब हम लोग कुछ एग्जाम्पल से इसको प्रूफ बना लेंगे, ठीक है। तो देखो कैसे करके हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर इलास्ट्रेशन 9, ये मैंने होमवर्क ही दिया था, ठीक है, तो अभी कर लेते हैं हम लोग। देखो बोनस कैसे पे किया जाता है हाल से में, बोनस अंडर हाल से प्लान इक्वल टू, कैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, बोनस कैसे कैलकुलेट होगा, 50% ऑफ टाइम सेव्ड। अब टाइम सेव्ड कैसे निकलता है, टाइम सेव्ड का मतलब होगा, नॉर्मल सा बात है, जो टाइम दिया गया काम को कंप्लीट करने के लिए, जिसको टाइम अलाउड बोलेंगे, माइनस टाइम टेकन, ठीक है, जो कि 50% ऑफ टाइम सेव्ड हो गया, इनटू वेज रेट। ये फॉर्मूला था हम लोग का, ठीक है, ये इनटू वेज रेट। और फॉर्मूला बहुत ही लॉजिकल है, मतलब लॉजिकल इन द सेंस, देखो हमें बोनस निकालना है जिसका आंसर रुपीज में होना चाहिए। बोनस कैसे देंगे, रुपीज के थ्रू से देंगे ना, मतलब इसका यूनिट रुपीज होगा। तो टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन इनटू वेज रेट, ठीक है, ये टाइम सेव्ड हो गया। अब रो वन का क्या सिस्टम है, देखो, बोनस अंडर रो वन प्लान,
रो वन प्लान में बोनस कैसे होगा, रो वन प्लान में बोनस रेशियो निकाला जाता है, ठीक है। ये हम लोग को याद रखना पड़ेगा, इसका कोई दूसरा बात नहीं है कि कुछ नया चीज है, ऐसा कुछ नहीं है, ये हम लोग को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। याद रखना पड़ेगा कि हालसे ने ये सोच रखा है, जैसे तुम लोग मैथ्स में फॉर्मूला वगैरह याद रखते हो वैसे ही, ठीक है। तो यहाँ पर और रो वन का जो है वो भी हमें याद रखना पड़ेगा। तो रो वन का बोनस रेशियो होता है, रेशियो का मतलब पता है ना, समथिंग डिवाइडेड बाई समथिंग, वैसे ही हम लोग करेंगे। देखो रेशियो यहाँ पर क्या होता है, टाइम सेव्ड। तो टाइम सेव्ड कैसे निकालेंगे, सेम ऐसे ही, टाइम अलाउड, जो टाइम दिया गया और जितना टाइम हम लोगों ने लिया काम करने के लिए, वर्कर ने जितना टाइम लिया, ये दोनों का डिफरेंस जो है टाइम सेव्ड होता है, डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड। ये हो गया हम लोग का बोनस रेशियो। इनटू होगा नॉर्मल वेजेस। वेजेस कैसे निकालेंगे, टाइम टेकन इनटू वेज रेट, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ रेट से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर नॉर्मल वेजेस से मल्टीप्लाई करना है। अब ये दोनों कब इक्वल होगा, मतलब ऐसे बोल रहा है, हालसे प्लान इक्वल रो वन प्लान कब हो सकता है, कब हो सकता है ये पूछ रहा है, ठीक है। तो हालसे प्लान का क्या है, हालसे प्लान का जो आंसर आया वो कुछ ऐसा है, 50% ऑफ टाइम अलाउड को टी ए लिख देते हैं शॉर्टकट में, टाइम टेकन को टी टी लिख देते हैं, वेज रेट को हम लोग ऐसे लिख देते हैं, वेज रेट, ऐसे मैंने लिख दिया, ठीक है। रो वन में क्या लिखेंगे, टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड इनटू टाइम टेकन इनटू वेज रेट, ठीक है। अब कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान है, देखो कैसे सॉल्व करोगे। जब मल्टीप्लीकेशन है और इक्वल साइड के इधर और इधर बराबर चीज है, जैसे देखो ऐसे है, सपोज ऐसा है, एक्स स्क्वायर है और इधर है मान लो एक्स, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको एक्स और इसको वन लिख सकते हैं ना, मतलब दोनों साइड से जो ज्यादा है वो हट जाएगा। वैसे ही देखो हम लोग यहाँ से हटा सकते हैं, इधर भी वेज रेट इधर भी वेज रेट, हटा दो, ठीक है। यहाँ पर भी है टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन, यहाँ भी है टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन। और अगर और भी अच्छे से समझना चाहे तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, टाइम अलाउड और टाइम टेकन को हम लोग बोल सकते हैं टाइम सेव्ड, ठीक है। तो 50% इंटू टाइम सेव्ड इंटू वेज रेट, ऐसे लिख लो अगर समझने में दिक्कत है तो। फिर यहाँ पर टाइम सेव्ड बाय टाइम अलाउड इंटू टाइम टेकन इंटू वेज रेट, ठीक है। अच्छा अब ये देखो, यहाँ से ये 50% रह जाएगा, ठीक है, इनटू टाइम सेव्ड इधर भी है, टाइम सेव्ड इधर भी है, हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों को मतलब हटा सकते हैं ना, या फिर ऐसे कर लो, ये देखो टाइम सेव्ड इनटू वेज रेट, और भी सिंप्लीफाई तरीके से हम लोग कर सकते हैं, इनटू टाइम अलाउड इक्वल टू टाइम सेव्ड इनटू टाइम टेकन इनटू वेज रेट, ये इधर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब देखो क्या क्या हट जाएगा, अब समझने में आसानी रहेगा, 50% रह जाएगा, दोनों साइड कॉमन नहीं है, टाइम सेव दोनों साइड से हट गया, वेज रेट हट जाएगा, यहाँ है टाइम अलाउड और ये टाइम टेकन, ये बच गया, देखो बाकी सब हट जाएगा, मतलब कैंसिल आउट तो ऐसे नहीं करते, वो हट जाता है। तो अगर चाहो तो हम ऐसे करके दिखा सकते हैं, ये देखो ये दोनों साइड से हट गया, ये भी दोनों साइड से चला गया, कॉमन है, बस इतना बचा, ठीक है, ये बच गया। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट तभी होल्ड्स ट्रू होगा, ठीक है, अगर ये कंडीशन फुलफिल होता है, तो मतलब 50% ऑफ टाइम अलाउड इक्वल टू अगर टाइम टेकन होता है, तो हालसे और रो वन में दिया गया बोनस अमाउंट इक्वल होता है, ठीक है। अब इसका प्रूफ भी दिखाते हैं, देखो हम लोग का पहले तो ये आंसर हो गया कि व्हेन विल दिस स्टेटमेंट होल्ड गुड, तो हम लोग लिखेंगे दिस स्टेटमेंट होल्ड गुड, दिस स्टेटमेंट holds good only when 50% of time allowed equal to time taken। ये तो मैंने फॉर्मूला यूज करके निकाल के दिखा दिया। अब प्रूफ, ठीक है, इस क्वेश्चन में बोला था ना साथ साथ हमें प्रूफ भी बताना, योर आंसर शुड कंटेन द प्रूफ, प्रूफ चाहिए, ठीक है। तो प्रूफ कैसे करेंगे, एक एग्जांपल से हम लोग प्रूफ करते हैं, ठीक है। यहाँ पर सपोज अपने मन से हम लेते हैं, सपोज टाइम अलाउड फॉर a job
इक्वल टू 6 आवर्स, ठीक है, और टाइम टेकन बाय वर्कर 3 आवर्स, ठीक है। ये मैंने ऐसा ही क्यों लिया एग्जाम्पल, क्या कुछ और नहीं ले सकते थे? बिल्कुल ले सकते हो, ये चेंज कर सकते हो, लेकिन इसका आधा ही करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ ऐसे कंडीशन में ही हाल से और रो वन में पे किया गया बोनस इक्वल होगा जहां पर टाइम टेकन जो है वो टाइम अलाउड का 50% होना चाहिए। तो टाइम टेकन जो है वो टाइम अलाउड का 50% है, ठीक है। तो अगर इसको 12 लेते हो, इसे 6 ले लो, ठीक है। अच्छा, अगर इसको 14 लेते हो, इसे 7 ले लो, तो भी हम लोग जो है प्रूव कर सकते हैं। किसी भी ऐसा वैल्यू लो जो कि टाइम टेकन जो है टाइम अलाउड का हाफ हो जाए, तो हम लोग का आंसर फुलफिल हो जाएगा, ठीक है। और नॉर्मल वेज रेट हम अपने मन से एक ले लेते हैं। नॉर्मल वेज रेट ₹2 पर आवर, ठीक है। ये नॉर्मल वेज रेट हो गया। अब हम लोग यहाँ पर हाल से का एक कॉलम बनाएंगे और रो वन का। देखो प्रैक्टिस भी हो गया, लास्ट दिन तो हम लोगों ने 2 ही क्वेश्चन किया था, एक बार प्रैक्टिस भी हो जाएगा कि हाल से रो वन में कैसे बोनस निकाला जाता है। हाल से में कैसे बोनस निकालेंगे? हाल से में बोनस ऐसे निकाला जाता है। हाल से में बोनस निकलता है कुछ इस तरीके से, बोनस आवर, ठीक है, बोनस आवर इंटू वेज रेट, है ना। हम फिर से इसीलिए लिख रहे हैं ताकि तुम लोगों को एक बार याद हो जाए पूरा फॉर्मूला। बोनस आवर मतलब होता है 50% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू वेज रेट। ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है, ये याद रखना पड़ेगा। अब 50% ऑफ टाइम सेव्ड कैसे निकालेंगे? टाइम सेव्ड का मतलब 6 घंटा काम करने के लिए दिया गया था, 3 घंटे में काम कंप्लीट कर लिया इन्होंने, तो टाइम सेव्ड 3 आवर्स है, इनटू वेज रेट। मैंने 2 रुपीज लिया है, तुम लोग कुछ और भी ले सकते हो। तो 50% इंटू 3 आवर्स इंटू ₹2। 50% ऑफ 3 आवर्स 1.5 आवर्स इंटू ₹2। तो ये हो जाएगा ₹3, ठीक है। अब रो वन में देखते हैं, रो वन में बोनस कैसे निकलता है। रो वन का बोनस ऐसे निकलता है, बोनस रेशियो ऐसे होता है, बोनस रेशियो इंटू नॉर्मल वेजेस, ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो बोनस रेशियो कैसे निकलता है? टाइम सेव्ड बाय टाइम अलाउड। और नॉर्मल वेजेस कैसे निकलता है? नॉर्मल वेजेस का मतलब है कि अगर कोई बोनस नहीं मिलता है इस वर्कर को तो उसको कितना पैसा मिलेगा, उसे बोलते हैं नॉर्मल वेजेस। तो देखो, अगर कोई 3 घंटा काम किया है तो ₹2 के हिसाब से उसे ₹6 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं नॉर्मल वेजेस का मतलब होता है जितना टाइम काम किया, टाइम टेकन इनटू वेज रेट। तो टाइम सेव्ड कितना हो जाएगा? 6 माइनस 3 आवर्स, टाइम अलाउड 6 आवर्स, टाइम टेकन 3 आवर्स, वेज रेट ₹2 पर आवर। तो ये हो गया 3/6 आवर आवर इंटू 3 आवर्स इंटू ₹2 पर आवर। तो ये देखो, ये कैंसिल आउट होके 2 हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये देखो, ये पर आवर है मतलब नीचे डिवाइडेड बाय आवर है, आवर आवर कैंसिल, ₹3 निकल के आ गया, ठीक है, ₹3 हो गया ना। ये देखो आवर्स आवर्स यहाँ कैंसिल, ये पर आवर का मतलब डिवाइडेड बाय आवर होता है, आवर आवर कैंसिल, बचा क्या? ₹, ठीक है। तो ये देखो ₹3 आ गया, मतलब हाल से में भी ₹3 बोनस आ रहा है और रो वन में भी बोनस का वैल्यू ₹3 आ रहा है। मतलब ऐसा सिचुएशन जहां पर टाइम अलाउड जो है और टाइम टेकन जो है उसमें रिलेशन कुछ ऐसा है कि टाइम टेकन बाय ए वर्कर इज हाफ ऑफ टाइम अलाउड, है ना। तब जाके जो है हम लोग का बोनस दोनों केसेस में एक होता है। अदरवाइज किसी केसेस में हेल से और रो वन में दिया गया बोनस का वैल्यू एक जैसा नहीं होता है, सिर्फ यही केस में होगा, बाकी किसी केस में नहीं होता है, ठीक है। तो ये हमें एक प्रूव करने के लिए दिया था, तो हम लोगों ने प्रूव करके दिखाया। नॉर्मली बाकी सारे केसेस में हाल से में दिया गया बोनस का वैल्यू अलग और जो रो वन में दिया गया बोनस का वैल्यू वो अलग होता है, ठीक है। तो हम लोग का देखो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया कि कौन से सिचुएशन में स्टेटमेंट होल्ड गुड होगा।
और दूसरा कि हमें एक प्रूफ देने के लिए बोला था, तो मैंने कुछ डिजिट्स लेके प्रूफ दे दिया। अब डिजिट्स को रटने का कोई जरूरत नहीं कि तुम लोग को ये रटना पड़ेगा। डिजिट्स का मैंने बोला ना, तुम लोग अगर ये 12 लोगे तो इसे 6 लेना है, अगर इसे 10 लोगे तो इसे 5 लेना है। क्या करना है, मैं आधा लेना है टाइम टेकन का, क्योंकि सिर्फ इसी सिचुएशन में ये स्टेटमेंट होल्ड ट्रू होता है। ठीक है, तो ये वाला बन गया हम लोग का। अभी पूरा नहीं हुआ है क्वेश्चन, एक बी भी है इसमें। देखो क्या बोला है, द टाइम अलाउड फॉर ए जॉब इज 8 आवर्स। एक काम को कंप्लीट करने के लिए 8 आवर्स दिए गए हैं। अलाउड मतलब दिए गए हैं। द आवरली रेट इज ₹8। ठीक है, ₹8 आवरली रेट यानी ₹8 पर आवर, मतलब 1 आवर काम करने पे 8 रुपीज का पेमेंट होगा। 1 घंटा काम करने पे ₹8 मिलेगा, और काम को कंप्लीट करने के लिए 8 घंटा दिया गया है। आगे पढ़ते हैं। प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग द बोनस अर्न। बोनस कितना मिलेगा वर्कर को। अच्छा, बोनस कब मिलता है, बोनस सिर्फ तभी मिलता है अगर हम लोग कुछ बेनिफिट करवा पाते हैं ऑर्गेनाइजेशन का नॉर्मली। ठीक है, तभी बोनस मिलता है। तो बोल रहा है कि बोनस अर्न का दिखाओ, लेकिन अभी पता नहीं चल रहा है कि किस हिसाब से बोनस का कैलकुलेशन करें, हाल से में करें, रो वन में करें, या कुछ और मेथड से करें। आगे पढ़ के देखते हैं। टोटल अर्निंग ऑफ एम्प्लॉय। टोटल अर्निंग का मतलब नॉर्मल वेजेस प्लस बोनस। कोई आएगा काम करेगा तो क्या सिर्फ बोनस लेके जाएगा, कभी नहीं। उसका नॉर्मल जो पैसा होता है काम करने का वो तो वो लेगा ही, साथ ही साथ वो बोनस लेके जा सकता है अगर कुछ सर्टेन कंडीशंस फुलफिल किया जा कर रहा है तो। ठीक है, मतलब वो तो डिपेंड करेगा कि ऑर्गेनाइजेशन ने पहले क्या डील दिया है कि कब बोनस देते हैं वो वर्कर को। फिर बोल रहा है आवरली अर्निंग, मतलब 1 घंटे में कितना पैसा मिल रहा है। ये तो दिया हुआ 1 घंटे में 8 रुपया मिल रहा है। फिर ये बात क्यों बोल रहा है, एक्चुअली अगर कोई नॉर्मल वेजेस के साथ बोनस भी लेके जा रहा है तो टोटल उसका जो अर्निंग है उसके बेसिस पे हमें बताना है कि आवरली अर्निंग क्या है। वैसे तो आवरली अर्निंग दिया हुआ है 8 रुपए, लेकिन ये तो नॉर्मल वेजेस के लिए है। तो टोटल जो अर्निंग होगा उसके बेसिस पे आवरली अर्निंग क्या है ये हमें कैलकुलेट करने बोला है। हम लोग धीरे धीरे करेंगे तो समझ में आएगा। ये 3 क्वेश्चन बोला है। अब नीचे बता रहा है कौन सा मेथड फॉलो करना है। अंडर द हालसे सिस्टम विथ 50% बोनस फॉर टाइम सेव्ड एंड रो वन सिस्टम फॉर ईच आवर सेव्ड प्रोग्रेसिवली। मतलब हमें हालसे और रो वन में क्वेश्चन को सॉल्व करने बोला है। ठीक है, अच्छा अब प्रॉब्लम ये है इस क्वेश्चन में, हाल से करो या रो वन, हर जगह हमें टाइम सेव्ड निकालना पड़ता है। टाइम सेव्ड का मतलब टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन। टाइम अलाउड तो हमें पता है, इस काम को करने के लिए 8 आवर्स दिए गए, बट टाइम टेकन कुछ नहीं बोला है। देख लो पूरे क्वेश्चन में कहीं टाइम टेकन नहीं बोला है, तो ये हमें कितना लेना पड़ेगा वो हमें सोचना पड़ेगा। तो एक बार देखो क्या बोला है, अंडर द हल्से सिस्टम विथ 50% बोनस फॉर टाइम सेव। ठीक है, टाइम सेव के ऊपर 50% बोनस। 50% ये क्यों बोला जाता है, बिकॉज हालसे का सिस्टम यही है कि 50% ऑफ टाइम सेव जो होगा उसका 50% जितना आवर्स होगा उसके बेसिस पे बोनस मिलता है। एंड रो वन सिस्टम फॉर ईच आवर सेव प्रोग्रेसिवली, मतलब हर 1 घंटा बचाने के ऊपर बोनस दिया जाता है। ठीक है, अब इसके लिए हमें टाइम टेकन खुद ही मान लेना पड़ेगा। जैसे अगर 8 घंटे का काम क्या हो सकता है, मैक्सिमम 8 घंटे में खत्म हो सकता है, या 7 घंटे में, या 6 घंटे में, 5 घंटा, 4 घंटा, 3 घंटा, 2 घंटा, या फिर 1 घंटा, है ना। ऐसा हो सकता है। ऐसा तो नहीं कि 0 हो जाएगा, 0 आवर्स, क्योंकि ऐसा कोई मतलब सिस्टम है नहीं दुनिया में कि कुछ भी टाइम नहीं लगा और काम हो गया। ठीक है, जादू के बिना, वो छोड़ो, मतलब वो तो मतलब नेचुरल बात नहीं हुआ। तो देखो यहाँ पर बोल रहा है कि हम लोग टाइम से कैसे कैलकुलेट करें। हमें तो कुछ बोला नहीं है कि कितना टाइम लग सकता है, तो हम लोग अपने आप से एक एजम्पशन लेंगे कि कितना टाइम लग सकता है। तो 8 घंटे का काम कंप्लीट करने के लिए गुड इवनिंग ऋषभ, गुड इवनिंग संपत, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग संपत। गुड इवनिंग मैम। देखो कहाँ चला गया। ये देखो, हम जो बोल रहे थे कि यहाँ पर हम लोग को ये नहीं बताया टाइम टेकन कितना है। ठीक है, अब बोनस का बात हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये मान सकते हैं कि 8 घंटे का काम 8 घंटे में कंप्लीट हो सकता है जहां कोई बोनस नहीं मिलेगा।
7 घंटे में कंप्लीट होगा तो बोनस मिलेगा, क्योंकि बोला है फॉर ईच आवर सेव्ड प्रोग्रेसिवली, हर 1 घंटा प्रोग्रेसिवली अगर हम लोग बचाते, मतलब 1 घंटा, ठीक है, प्रोग्रेसिवली और 1 घंटा, ठीक है, तो ये 2 आवर्स मतलब कितना हो जाएगा, 6 आवर्स में कंप्लीट करेंगे, फिर प्रोग्रेसिवली 1 आवर यानी 5 आवर्स में कंप्लीट करते हैं, फिर प्रोग्रेसिवली और 1 आवर यानी अगर 4 आवर्स में कंप्लीट करते हैं। तो इस तरीके से हमें अपना एक एजम्पशन ले लेना है टाइम टेकन का। अच्छा, अब तुम लोग अगर सोच रहे हो कि ये टाइम टेकन 9 आवर्स क्यों नहीं ले रहे हैं हम, देखो 9 आवर्स लेंगे तो क्या बोनस का बात आएगा, नहीं आएगा। जैसे कि वैसे ही देखो ना, 8 आवर्स में बोनस का बात नहीं आएगा, बाकी ये सारे जगह पे बोनस का बात आएगा, ठीक है। अगर 8 घंटे का काम 8 घंटे में कोई कंप्लीट करता है तो कोई बोनस नहीं मिलता है, क्योंकि हाल से रोवन दोनों केसेस में बोनस मिलता है टाइम सेव्ड के ऊपर। जब टाइम ही नहीं बचा पा रहे तो बोनस तो नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो 8 आवर्स का काम 8 आवर्स में कंप्लीट करने से बोनस नहीं मिलेगा, बाकी ये सारे केसेस में मिलेगा। तो अगर हम लोग चाहे तो ये 7 6 5 4 3 2 1 कर सकते हैं, 8 आवर्स नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा कैलकुलेशन के लिए, ठीक है, फिर भी हम कर लेंगे। बट 9 आवर्स करना जस्टिफाइबल नहीं है, ठीक है, कि 9 आवर्स करके फायदा क्या है। 8 घंटे का काम 9 घंटे में कंप्लीट करेंगे तो बोनस तो मिलेगा नहीं, तो फिर उसका कैलकुलेशन क्यों करें, ठीक है। तो अभी हमें करना क्या है, देखो अभी हमें करना ये है कि एक स्टेटमेंट बनाना है ना, जिसमें ये 3 चीज दिखाना पड़ेगा। जो 3 चीज बोला है, देखो क्या क्या दिखाना पड़ेगा, वर्कर का बोनस, वर्कर का टोटल अर्निंग और आवरली अर्निंग। तो इसके लिए ना हम लोग कॉलम बना के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम कॉलम बना लेते हैं, ये देखो अच्छा, कॉलम ना कुछ थोड़ा सा ज्यादा ही होगा, तो तुम लोग छोटा छोटा करके लिखो, हम लिखते मेरे बाद लिखो तो तुम लोग का गलत नहीं होगा। देखो कॉलम क्या क्या बनना चाहिए, कॉलम रटने का कोई जरूरत नहीं है। अगर हम लोग हाल से और रोवन सिस्टम में बोनस निकालने का कोशिश कर रहे हैं तो सबसे पहले कॉलम हमें बनाना चाहिए टाइम अलाउड कितना था, टाइम टेकन कितना था, टाइम सेव्ड कितना हुआ। ये 3 कॉलम तो पक्का हमारा होना चाहिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे टाइम अलाउड, क्योंकि टाइम सेव्ड के बिना तो दोनों फॉर्मूला ही बेकार है। देखो हर ये दोनों, चाहे हेल से ले लो चाहे रोवन ले लो, दोनों केस में टाइम सेव निकालना जरूरी है। तो हम लोग कॉलम में बना लेते हैं टाइम अलाउड, टाइम टेकन, टाइम सेव्ड। अच्छा, इसके बाद और क्या निकालना पड़ेगा, सोचो। अगर हम लोग बोनस निकालेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो हमें करना पड़ेगा नॉर्मल वेजेस एक निकालेंगे, क्योंकि देखो हमें क्या निकालना है, टोटल अर्निंग। टोटल अर्निंग का मतलब नॉर्मल वेजेस प्लस बोनस, ठीक है। तो एक बार नॉर्मल वेजेस के लिए कॉलम बना लेते हैं जहां पर हम लोग नॉर्मल वेजेस निकाल लेंगे। तो एक कॉलम और भी बनाते हैं नॉर्मल वेजेस का, नॉर्मल वेजेस, ठीक है। अब दूसरा बनाते हैं बोनस का, ठीक है। लेकिन बोनस का हमें 2 कॉलम करना पड़ेगा, एक हाल से सिस्टम का और एक हो जाएगा रोवन सिस्टम का, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद हम लोग टोटल वेजेस निकालेंगे ये वाले पॉइंट के लिए, पॉइंट 2 के लिए। तो यहाँ पर लिखेंगे टोटल वेजेस, ठीक है। अच्छा, टोटल वेजेस अब हाल से में अलग आएगा, रोवन में अलग आएगा, क्योंकि बोनस अलग अलग होगा। तो टोटल वेजेस का भी ना 2 कॉलम होगा, एक हाल से में एक रोवन में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग निकालेंगे आवरली अर्निंग, वो भी 2 तरीके का होगा, हाल से और रोवन, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर कॉलम हम लोगों ने कैसे लिखा, फिर कॉलम हम लोगों ने जो भी डेटा हमें चाहिए उसके हिसाब से लिखा है, ठीक है। अच्छा, अब देखो टाइम अलाउड कितना है, 8 घंटा। ये काम को करने के लिए टाइम अलाउड जो है वो 8 घंटा, मैंने यहाँ पर आवर्स लिख दिया 8। और टाइम टेकन कितना हो सकता है, 8 घंटा। 8 घंटे का काम 7 घंटे में हो सकता है, 8 घंटे का काम 6 घंटे में हो सकता है, 8 घंटे का काम 5। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ दिस लाइन, ठीक है। फॉर ईच आवर सेव्ड प्रोग्रेसिवली, अगर सेविंग्स जो हो रहा है आवर्स में, वो हर एक आवर प्रोग्रेसिवली सेव हो रहा है, मतलब 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा। तो वैसे ही, तो 8 घंटे का काम 7 घंटे में होगा तो सेविंग्स 1 आवर, फिर सेविंग्स इसके बाद वाला 2 आवर्स, फिर 3 आवर्स, ठीक है, इसीलिए कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर हो गया 4, फिर यहाँ पर हो जाएगा 3,
फिर यहाँ पर हो जाएगा 2 ये हो गया 1, ठीक है। अब सेव्स लिख लेते हैं, आवर सेव्ड कितना है, तो ये भी हम लोग आवर में निकाल रहे हैं, टाइम सेव्ड भी हमारा आवर्स में निकलेगा। टाइम सेव्ड कितना है इसमें 0, ठीक है। ये हो जाएगा 1 आवर, ये हो गया 2 आवर्स, अच्छा ये हो गया 3 आवर्स, ये हो गया 4 आवर्स, ये 5 आवर्स, और ये देखो 6 आवर्स और ये 7 आवर्स, ठीक है। इतना ही बच सकता है, इससे ज्यादा तो नहीं होगा। अब नॉर्मल वेजेस निकालेंगे। नॉर्मल वेजेस कैसे निकालेंगे, देखो नॉर्मल पेमेंट कितना है 8 रुपए करके, तो नॉर्मल वेजेस कितना है @8, और निकालेंगे कैसे, @8 इंटू क्या करना पड़ेगा, टाइम टेकन, जितना टाइम लिया गया है काम को कंप्लीट करने के लिए, तो 8 घंटा लिया गया है 8 रुपए करके, तो कितना मिलेगा 64, ठीक है। 7 आवर्स लिया है काम को कंप्लीट करने के लिए 8 रुपए करके, तो ये हो गया 56, ठीक है। अच्छा 6 आवर्स 8 रुपए करके 48, 5 आवर्स 8 रुपए करके 40 रुपीज, 4 आवर्स 8 रुपए करके 32, 3 आवर्स 8 रुपए करके तो 24, 2 आवर्स 8 रुपए करके 16, और 8 आवर्स 1 आवर्स 8 रुपए करके तो 8 रुपीज हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोग का क्या कैलकुलेट हो गया, नॉर्मल वेजेस। अब बोनस निकालेंगे हालसे सिस्टम में, तो हालसे सिस्टम में बोनस कैसे निकलता है, यहाँ पर लिखे 50% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू वेज रेट, यानी इनटू ₹8, ठीक है। तो टाइम सेव्ड यहाँ पर तो कुछ नहीं है, यहाँ बोनस नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि टाइम सेव्ड ही नहीं है तो बोनस कहाँ से मिलेगा। अच्छा अब ये देखो 50% ऑफ टाइम सेव्ड, ये वाला, ठीक है। 50% ऑफ टाइम सेव मतलब 50% ऑफ 1 आवर, मतलब आधा घंटा, आधा घंटा 8 रुपए करके पेमेंट, यानी 4 रुपया, ठीक है। ये आंसर रुपीज में आ रहा है। अच्छा उसके बाद यहाँ पर हम ऐसे सर्कल कर लेते ताकि कुछ कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। 50% ऑफ 2 आवर्स, 1 आवर इंटू 8 रुपीज हो जाएगा, ठीक है। 1 आवर इंटू 8 रुपीज हो गया। अच्छा आगे देखो यहाँ पर टाइम सेव 3 आवर्स, 3 आवर्स का 50% यानी 1.5 आवर, 1.5 इंटू 8, चेक करते हैं कितना होता है 1.5 इंटू 8, 1.5 इंटू 8, तो ये हो गया 12 आवर्स, ठीक है। ये 12 आवर्स हो गया। अच्छा अब आगे देखते हैं, टाइम सेव 4 आवर्स, ठीक है। 4 आवर्स का हाफ यानी 2 आवर्स, 2 आवर्स इंटू 8 यानी कि 16 रुपीज, ठीक है। अच्छा फिर नेक्स्ट देखो 5 आवर्स, 5 आवर्स का हाफ कितना होगा 2.5, 2.5, हाँ 2.5 इंटू 8, 20 रुपीज। 6 आवर्स का 50% हाफ यानी कि 3 आवर्स, 3 आवर्स इंटू 8, 24, ठीक है। 7 आवर्स का हाफ यानी 3.5, 3.5 इंटू 8, 28 रुपीज, ठीक है। ऐसे करके हम लोग का बोनस निकल के आ गया हाल से सिस्टम में। चलो अब यहाँ पर बोनस निकालेंगे रो 1 सिस्टम में। रो 1 में कैसे बोनस निकलता है, रो 1 में निकलेगा बोनस रेशियो निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो टाइम सेव्ड बाय टाइम अलाउड इनटू नॉर्मल वेजेस, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो बस फॉर्मूले को फॉलो करके चलते हैं। तो इसमें पहले वाले केस में तो नहीं होगा बिकॉज नो टाइम सेव्ड, ठीक है। इसके बाद वाले से होगा, तो टाइम सेव्ड डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड, मतलब ये वाला 1/8 इंटू नॉर्मल वेजेस यानी 56, ठीक है। 1/8 इंटू 56 तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिखते हैं 1/8 इंटू 56, तो 7 रुपीज, ठीक है। बोनस निकल रहा है रुपीज में ही आएगा यहाँ पर। अच्छा फिर इसके बाद टाइम सेव्ड बाय टाइम अलाउड मतलब 2/8 इंटू 48, 12 रुपीज, ठीक है। अच्छा इसके बाद 3/8 इंटू 3/8 इंटू ये कितना हो जाएगा 40 रुपीज, 15 रुपीज, ठीक है। तो 7, 12, 50। आगे देखते हैं, यहाँ पर ये रहा टाइम सेव्ड बाय टाइम अलाउड 8 इंटू ये 32 रुपीज, 16 रुपीज। अच्छा फिर टाइम सेव्ड 5/8 इंटू 24, 15 हो गया, ठीक है। अच्छा यहाँ पर
8 तो रहेगा ही टाइम अलाउड, और ये टाइम सेव्ड 6 इंटू 16, 12 रुपीज। अच्छा, यहाँ पर 8 और टाइम सेव्ड हो गया 7 इंटू 8, 7 रुपीज। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या निकाल लिया, बोनस रो 1 में भी निकाल लिया। बस सही तरीके से कैलकुलेशन करना है, फॉर्मूला तो पता है हम लोग को क्या करना होता है। अच्छा, इसके बाद टोटल वेजेस निकालेंगे हाल से सिस्टम में। टोटल वेजेस कैसे निकाला जाता है, टोटल वेजेस का मतलब होता है नॉर्मल वेजेस प्लस बोनस। ठीक है, तो हाल से में देखो नॉर्मल वेजेस ये है, बोनस हाल से का ये है, तो ये दोनों कॉलम का एडिशन होगा। तो यहाँ बोनस तो कुछ है नहीं, 64। अच्छा, नेक्स्ट 56 प्लस 4, 56 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 60 रुपीज। ठीक है, 48 प्लस 8 तो कितना हो जाएगा, 56। ठीक है, 40 प्लस 12, 52, 32 प्लस 16, 48, 32 प्लस 16 हो गया। इसके बाद ये वाला 20 प्लस 24, ये हटा, 20 प्लस 24 मतलब 20 और 20 44, 24 प्लस 60, 40 रुपीज, और 28 प्लस 8, 36। अच्छा, फिर यहाँ पर टोटल वेजेस अकॉर्डिंग टू रो 1, तो नॉर्मल वेजेस मतलब ये वाला कॉलम, और बोनस ये वाला लेना पड़ेगा, ये और ये ऐसे होगा। अभी टोटल हमें ऐसे करना पड़ेगा क्योंकि वो रो 1 का कॉलम है, गलत ना हो इसीलिए मैंने ऐसे सर्कल बना लिया। 64 पहला, 56 प्लस 7, 63 हो जाएगा। अच्छा, फिर नेक्स्ट 56 प्लस 48, सॉरी 56 बोल रहे, 12 प्लस 48, 60 रुपीज। 15 प्लस 40, 55, 16 प्लस 32, 48, 15 प्लस 24, 39, 12 प्लस 16, 28, 36। अभी कौन सा लेना पड़ेगा हम लोग को, यहाँ पर एक मिनट कॉलम देख लेते हैं। कॉलम मेरा थोड़ा सा ये रहा, बोनस और नॉर्मल हो जाए। अच्छा, ये दो कॉलम लेना, मतलब 28 और 8, 36। अच्छा, अब हम लोग टोटल वेजेस जो है वो निकालेंगे। हाल से हो गया रो 1। अच्छा, अब आवरली अर्निंग निकालना पड़ेगा हाल से में। तो ये हाल से में जिन्होंने काम किया उन्होंने 64 रुपीज जो अर्न किया है वो कितने आवर्स काम करने के लिए किया है, 8 आवर्स। ठीक है, तो हमें क्या करना है, डिवाइड करना है टोटल वेजेस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। टोटल वेजेस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन क्या निकालने बोला है कि आवरली अर्निंग निकालो, मतलब 1 घंटा में कितने कमाते हैं। तो इन्होंने 64 रुपीज कमाया, कितना घंटा काम करके, 8 आवर्स, तो ये कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, 64 डिवाइडेड बाई 8, 8 हो गया। अच्छा, नेक्स्ट इन्होंने 7 आवर्स में कितना कमाया है, 7 आवर्स में कमाया है 60 रुपीज। ठीक है, 60 डिवाइडेड बाई 7, तो ये हो जाएगा हम लोग का 8.57। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं 8.57। अच्छा, नेक्स्ट देखो इन्होंने 56 रुपीज अर्न किया है। ठीक है, अच्छा कितने आवर्स काम करके, 6 आवर्स, तो ये हो जाएगा 9.33। फिर इन्होंने कितना अर्न किया है यहाँ पर, 52 रुपीज अर्न किया है, कितने टाइम काम करके, 52 यानी कि 5 आवर्स यहाँ पर। टेन पॉइंट फोर। अच्छा, फिर इसके बाद 48 जो है 4 आवर्स काम करके, 48 डिवाइडेड बाई 4 मतलब 12 रुपीज। अच्छा, इसके बाद 44, 5 आवर्स काम करके, मतलब 8 पॉइंट, एक बार देख लेते, 44, हाँ 44 है, और कितना टाइम लिया इन्होंने, टाइम टेकन 3 आवर्स।
ठीक है 3, मैंने थोड़ा सा गलत देख लिया, 44 डिवाइडेड बाई 3, 14.67, 14.67 और 40 रुपीज अर्न किया है कितने आवर्स काम करके, टाइम टेकन, टाइम अलाउड 2, मतलब 20 रुपीज, और 36 रुपीज, 36 यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये वाला हमारा हाल से वाला कॉलम, 36 डिवाइडेड बाई 36 डिवाइडेड बाई यहाँ पर हो जाएगा से ये टाइम सेव्ड है 1, मतलब 36, ठीक है, ये 36 ही आएगा, 20 और ये 36, ठीक है, ठीक है। तो देखो हम लोगों ने क्या निकाल लिया कि आवरली वेज रेट क्या है, कि कितना एक घंटे में कितना कमाते हैं, ठीक है, ये कैलकुलेट हो गया। अब हम लोग सेम तरीके से जो है रो 1 का भी कैलकुलेट करेंगे। तो रो 1 का देख लो, यहाँ पर टाइम ये जो है कितना टोटल वेजेस कितना है 64 रुपीज, ये 8 घंटे काम करके तो 8 रुपीज पर आवर हुआ, मतलब इनका कोई बोनस नहीं, इसीलिए नॉर्मल वेज रेट ही मिल रहा है। अब 63 रुपीज कमाया है, 63, और इन्होंने 7 घंटे काम किया, कैसे पता चला, देखो ना याद हो गया ना, 8 घंटा उसके बाद 7 घंटा ऐसे करके ही तो था हम लोग का, तो 9 रुपीज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा 60 रुपीज कमाया है 6 घंटा काम करके, मतलब 10 रुपए, ठीक है, मतलब पर आवर रेट देखो बढ़ रहा है, एक्चुअली 8 रुपीज दिया था, लेकिन जैसे ही बोनस मिला तो पर आवर रेट बढ़ गया, ठीक है। 55 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 876, और ये 5 हो जाएगा, मतलब 11 रुपीज, ठीक है, ये 11 रुपीज हो जाएगा। अच्छा 48 डिवाइडेड बाई 48 डिवाइडेड बाई ये कितना नंबर है 48, 1 2 3 4 5 नंबर है, मतलब 8 7 6 5 4, ये 4 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है 12, मतलब कैसे डिवाइड कर रहे हैं, सेम प्रोसेस से ही कर रहे हैं, ठीक है, सेम प्रोसेस से कर रहे हैं, कोई अलग प्रोसेस से हम नहीं कर रहे हैं, जो मतलब यही वाला टाइम वेज टोटल वेजेस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, वैसे ही कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर 12 थोड़ा सा नीचे लिखेंगे। अच्छा 39 डिवाइडेड बाय कितना करना पड़ेगा, 39 डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा, ये हो गया हम लोग का 8 7 6 5 4 3 से डिवाइड 13, और 28 डिवाइडेड बाई 2 14, और 36 डिवाइडेड बाई 1 36। अच्छा मेरा ना शायद एक कुछ गलत हुआ होगा, थोड़ा सा आंसर मेरा मैच नहीं हो रहा है, कौन सा वाला हम बताते हैं, शायद देखो तो तुम लोगों का समझ में आता है कि कहाँ पर गलत हो गया, ये लास्ट वाला नहीं मैच हुआ, ये वाला एक सेकेंड हम देख लेते हैं, 64 60 56 बहुत सारा डेटा है ना, 52 48 44 40 ये 36, अच्छा ये 7 36 ये 15 होगा, ठीक है, ये 15 होना चाहिए, क्या गलत हो गया है देख लेते हैं। 15 ये लास्ट वाला, हाल से सिस्टम में नॉर्मल वेजेस प्लस बोनस, ये 15 होना चाहिए, नॉर्मल वेजेस प्लस बोनस, नॉर्मल वेजेस और बोनस 28 और 8, 28 प्लस 8 36 ही तो हो रहा है, क्या गलत हो गया, एक मिनट रुक जाओ, हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि मेरा कुछ गलत हुआ है कि नहीं कैलकुलेशन, ये ठीक है 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद 64 56 48 40 32 24 16 8 4 8 12 16 20 24 28, उसके बाद 7 12 15 16 7 12 15 16 15 12 7, चलो ठीक है, उसके बाद 64 60 56 52 48 44 40 36, चलो ये भी सही है, 64 63 60 55 48 39 28 ये वाला 15, अच्छा टोटल वेजेस ये रो 1 सिस्टम में है, तो रो 1 में हम लोग का ये हो गया बोनस 7 रुपीज और नॉर्मल हो जाएगा 8 रुपीज, हाँ 15 ही तो होगा, इसीलिए गलत हो रहा है, रो 1 का लास्ट वाला आंसर 15 होगा, ठीक है, ये मेरा गलत लिखा हो।
सही कर रो 1 ये वाला 15 रुपीज होगा, इसलिए आंसर थोड़ा सा मेरा अलग आ जा रहा है। ठीक है, अच्छा अब हम लोग बाकी सब ठीक है 15 और एक बार फिर से देख भी लेते हैं। चलो ये तो मैंने चेक कर लिया, अब ये आवरली वेज रेट भी देख लेते हैं। 8 8.57 सही है, 9.33 10.4 12 14.67 20 और 36 हाँ ठीक है। अच्छा यहाँ पर बाकी इधर भी देख लेते हैं, ये अभी तक जो लिखा सही है कि नहीं। 8 9 10 11 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15 आना चाहिए। चलो देख लेते हैं 15 आता है कि नहीं। आवरली अर्निंग टोटल वेजेस रो 1 में कितना आया है 15 और डिवाइडेड बाय कितना टाइम काम हुआ है। यहाँ पर टाइम टेकन जो है वो 1 आवर है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 15 यानी 15 रुपीज ही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कैलकुलेट होगा। तो नॉर्मली ऐसा तरीके का क्वेश्चन कम ही आता है, फिर भी मैंने थोड़ा सा करवा दिया, मुझे क्वेश्चन मिला तो इस तरीके से कैलकुलेट होगा। हाँ, तो ये हम लोग का कैलकुलेट होके आ गया। अच्छा, तो बोनस अर्न हम लोगों ने निकाल लिया, देखो बोनस अर्न निकाल लिया दोनों मेथड से, टोटल अर्निंग। अच्छा, अब हमें पूछा है कि आवरली अर्निंग। अच्छा, आवरली अर्निंग भी तो निकाल ही लिया हम लोगों ने यहाँ पर कॉलम बना के। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है इलास्ट्रेशन 9 इसका दोनों पॉइंट हम लोग का कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर जो भी बोला था हम लोगों ने सारी चीजों को कैलकुलेट कर लिया। কি বলছো বলো? এটা তো পার্ট বি করে দিলেন, এই এর ভাগটা একবার দেখিয়ে দেবে। বুঝতে পারলাম না কথা। না এটা তো সেকেন্ড পার্টটা করিয়েছে এই অঙ্কে, তো ফার্স্ট পার্টটা তো হয়ে গেছিল, আমি যদি এইটুকু দেখেছি ফার্স্ট পার্টটা একবার দেখাবে স্ক্রিনশট নিয়ে নেবো। না এটা বলছো কিভাবে হলো? না এটা তো সেকেন্ড পার্ট, আমাকে ফার্স্ট পার্টটা একবার শো করবেন। ফার্স্ট ফার্স্ট পার্টটা পার্টটা স্ক্রিনশট শো নিন। করব, ফার্স্ট পার্টটা কোথায় গেল? এইটা ফার্স্ট পার্টটা এইটা আর এটা মিলিয়ে আছে, এটা সেকেন্ড পার্ট। সেকেন্ড পেজটা একবার দেখি। হ্যাঁ এম হয়ে গেছে। ঠিক আছে। হয়ে গেছে। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। अच्छा देखो इलास्ट्रेशन 10 इसमें क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पर बोल रहा है A skilled worker in XYZ Limited is paid a guaranteed wage rate of 30 per hour। मतलब गारंटी है कि 1 घंटा काम करने से 30 रुपीज मिलेगा। एक स्किल्ड वर्कर काम करते हैं XYZ लिमिटेड में। द स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट फॉर ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज 4 आवर्स। मतलब बोल रहा है कि एक यूनिट बनाने में एक प्रोडक्ट को 4 घंटा टाइम लगता है। स्टैंडर्ड टाइम लग सकता है, स्टैंडर्ड का मतलब इतना लगना चाहिए, जैसे 100 नंबर का पेपर 3 घंटे में कंप्लीट होना चाहिए, वैसे ही स्टैंडर्ड टाइम। मिस्टर पी अ मशीन मैन हैज बीन पेड वेजेस अंडर द रो 1 इंसेंटिव प्लान। मिस्टर पी एक मशीन मैन मतलब मशीन में काम, मतलब मशीन रिलेटेड काम करते हैं, मतलब जो मशीन में काम करते हैं बेसिकली। ठीक है, मतलब मशीन ऑपरेट वगैरह करते हैं या मशीन के थ्रू से प्रोडक्शन करते हैं, इनको वेजेस दिया जाता है रो 1 इंसेंटिव प्लान में। अब जैसे ही हम रो 1 बोलेंगे, देखो ये सब क्वेश्चन कराने का मेरा एक ही रीजन है, हम चाहे तो ये वाला नहीं भी करते तो भी तुम लोग कर पाते, ताकि एक बार प्रैक्टिस हो जाए कि रो 1 का फॉर्मूला क्या है, हालसे का फॉर्मूला क्या है। ठीक है, रो 1 इंसेंटिव प्लान में दिया जाता है इनको बोनस एंड ही हैड अर्न एन इफेक्टिव आवरली रेट ऑफ 37.50। इफेक्टिव आवरली रेट क्या होता है? इफेक्टिव आवरली रेट, ठीक है, इफेक्टिव आवरली रेट का मतलब होता है टोटल जो वेजेस मिल रहा है डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। मतलब ये देखो इफेक्टिव आवरली रेट अभी अभी तुम लोगों ने किया है, अगर तुम लोग यहाँ पर देखोगे तो समझ जाओगे। ये अभी मैंने जो क्वेश्चन कंप्लीट करवाया वहां पर हम लोगों का वेज रेट जो था, ये देखो वेज रेट जो था वो था हम लोग का एट द रेट ऑफ 8, ये क्वेश्चन में गिवन था। फिर भी हम लोगों ने देखो अलग से वेज रेट निकाला। ठीक है, अलग से वेज रेट निकाला हालसे का और रो 1 का।
तो वेज रेट जो निकला हम लोग का, ये फिर क्या है और ये क्या है? ये है नॉर्मल वेज रेट, ठीक है। मतलब 8 रुपए तो मिलेंगे ही 1 घंटा काम करने का, लेकिन एक्चुअली इन्होंने क्या 8 रुपए के बेसिस पे ही कमाया? नहीं नहीं, जहां जहां बोनस ऐड हुआ उसके हिसाब से अगर हम लोग कंपेयर करें तो हम लोगों ने ज्यादा पेमेंट किया, या फिर वर्कर की तरफ से देखो तो उनका जो वेजेस पर आवर है वो बढ़ चुका है। देखो जैसे एक वर्कर को 7 घंटा काम करने के लिए 7 into 8 56 रुपीज तो मिला ही, उसके साथ साथ 1 आवर बचाने के लिए अगर हालसे का देखो तो हालसे में बोनस मिला हम लोग का 4 रुपए और रो 1 में 7 रुपए, तो 56 और 4 मिलके यहाँ पर आया 60 और 56 और 7 मिलके यहाँ पर आ गया 63, ठीक है। अब ये जब डिवाइड किया गया टाइम टेकन से 7 आवर्स पे, तो एक्चुअली हुआ क्या, एक वर्कर आया काम किया और उससे टाइम बचाए, उसको बोनस मिला, तो वो 60 रुपीज लेके जा रहा है अगर वो हालसे में पेमेंट वो रिसीव कर रहा है, और 63 लेके जाएगा अगर रो 1 में पेमेंट रिसीव कर रहा है। और ये पैसा उन्होंने 7 घंटे में कमाए, ठीक है, 7 घंटे में कमा लिया, अर्न कर लिया। तो इसको जब हम लोग 7 घंटे से डिवाइड करते हैं तो जो रेट निकल के आता है उसे बोला जाता है इफेक्टिव आवरली वेज रेट। मतलब वेज रेट ना अब 8 नहीं रहा, या तो 8.57 हो गया हालसे में देखो तो, या फिर 9 हुआ अगर रो 1 में देखो तो, ठीक है। तो इस चीज को बोला जाता है इफेक्टिव आवरली वेज रेट, ठीक है। मतलब एक्चुअली इफेक्टिवली कितना पेमेंट हुआ, इफेक्टिवली 8 रुपए करके नहीं हुआ, इफेक्टिवली ये देखो रेट बढ़ता गया, ठीक है, क्योंकि उन्होंने टाइम बचाया तो उन्हें एक्स्ट्रा पैसा भी मिला, तो इसीलिए ये होता है इफेक्टिव आवरली वेज रेट, ठीक है। इफेक्टिव आवरली वेज रेट का मतलब समझ में आया क्या होता है? अब यहाँ पर क्वेश्चन में इफेक्टिव आवरली वेज रेट ही हम लोगों को दे दिया है, ठीक है। अब बोल रहे स्टेट व्हाट कुड हैव बीन हिज टोटल अर्निंग, इनका टोटल अर्निंग कितना होगा? टोटल अर्निंग का मतलब नॉर्मल वेजेस प्लस बोनस, ठीक है, एंड इफेक्टिव आवरली रेट। और इफेक्टिव आवरली रेट निकालने के लिए बोला है जो कि ऑलरेडी दिया हुआ है, हैड बीन पुट ऑन हालसे इंसेंटिव सिस्टम। अच्छा, इफेक्टिव आवरली रेट निकालो, हालसे सिस्टम में अगर उनको पेमेंट करते हैं तब कितना होगा? ये तो रो 1 सिस्टम है, क्योंकि उनको तो रो 1 सिस्टम में मिलता है। क्वेश्चन फिर से एक बार देखो, एक स्किल्ड वर्कर है जो XYZ लिमिटेड बोल के कोई कंपनी में काम करता है, उनको गारंटी 30 पर आवर बेसिस पे पैसा मिलता है। अब इनको जो काम करने के लिए दिया गया है वो एक यूनिट बनाने में 4 आवर्स लगता है नॉर्मली, और ये मशीन रिलेटेड काम करते हैं, और इनका वेजेस जो है रो 1 सिस्टम में इनको पेमेंट दिया जाता है बोनस का। अगर कोई टाइम बचाते हैं तो इनको रो 1 सिस्टम में दिया जाता है, बिकॉज XYZ लिमिटेड रो 1 सिस्टम फॉलो करता है, ठीक है। और इसी हिसाब से इनका इफेक्टिव आवरली रेट निकल के आया 37.50 फॉर दैट पर्टिकुलर पीरियड एंड पर्टिकुलर प्रोडक्ट। अब बोल रहा है कि स्टेट व्हाट कुड हैव बीन इज टोटल अर्निंग, इनका टोटल अर्निंग कितना होगा एंड इफेक्टिव आवरली रेट कितना होगा अगर इनको हालसे सिस्टम में पेमेंट देते हैं तो, ठीक है। हालसे सिस्टम में अगर हम लोग वेजेस देते हैं, हम लोग यानी XYZ लिमिटेड अगर हालसे सिस्टम में देगा तो इनका टोटल वेजेस, इफेक्टिव आवरली वेजेस, ये सब कितना होगा, ठीक है। तो ये कैसे कैलकुलेट होगा, देखो लिखते हैं। इलस्ट्रेशन 10, एक ही इंफॉर्मेशन गिवन है हमारे पास, इफेक्टिव आवरली रेट, ठीक है, अंडर रो 1 बोनस प्लान, रो 1 बोनस प्लान के हिसाब से। अच्छा, इफेक्टिव आवरली रेट क्या होता है? टोटल वेजेस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ये देखो अभी अभी हम लोगों ने यहाँ लिखा था टोटल वेजेस बाय टाइम टेकन, ठीक है। अच्छा, अब टोटल वेजेस का मतलब क्या होता है? टोटल वेजेस का मतलब होता है नॉर्मल वेजेस प्लस बोनस, और यहाँ पर बोनस कैसे दिया जा रहा है? रो 1 सिस्टम, और नीचे हो जाएगा टाइम टेकन, इफेक्टिव आवरली रेट। अच्छा, फिर यहाँ पर लिखेंगे ये इफेक्टिव आवरली रेट है 37.50 पर आवर। कहाँ से आया? क्वेश्चन में दिया हुआ, ये देखो
अच्छा, नॉर्मल वेजेस कैसे निकालते हैं? नॉर्मल वेजेस होता है टाइम टेकन इनटू वेज रेट, और बोनस कैसे निकलता है रो 1 में? टाइम, ये देखो, टाइम टेकन माइनस टाइम, सॉरी, टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन, टाइम सेव्ड निकालते हैं ना, तो टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड इनटू नॉर्मल वेजेस। अच्छा, नॉर्मल वेजेस तो हमें पता है क्या लिखना है, ये वाला लिखेंगे, टाइम टेकन इनटू वेज रेट, टाइम टेकन इनटू वेज रेट, ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। हम टी ऐसे करके लिख रहे हैं, ठीक है, नहीं तो ज्यादा लिखना पड़ेगा। अच्छा, अब यहाँ पर लिख लेते हैं 37.50 पर आवर। अच्छा, टाइम टेकन, टाइम टेकन नहीं पता, ठीक है, नहीं पता टाइम टेकन कितना है, क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ ऐसा कोई इंफॉर्मेशन है नहीं। वेज रेट पता है 30 पर आवर, चलो ये लिख लेते हैं, ₹30 पर आवर, प्लस टाइम अलाउड पता है, एक यूनिट बनाने में 4 आवर्स लगते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग ये पूरा एक यूनिट के हिसाब से ही निकालेंगे, 4 आवर्स लगता है। टाइम टेकन नहीं पता है, फिर टाइम टेकन नहीं पता है, वेज रेट लिख लेते हैं ₹30 पर आवर, ठीक है, और टाइम टेकन अगेन हमें नहीं पता, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, तो अब ना हम ये रुपीस पर आवर ये सब हटा देते, नहीं तो कैलकुलेशन में नहीं समझ पाएंगे। 37.5 इंटू टाइम टेकन, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया, अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 टी हो जाएगा ना, जैसे 2 इंटू एक्स करते हैं 2x होता है, वैसे 30 इंटू टाइम टेकन करोगे तो 30 टी हो जाएगा। अच्छा, प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, 40 माइनस टी डिवाइडेड बाई 4 इंटू 30 और ये टाइम टेकन, ठीक है। अच्छा, अब ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, देखो ये 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना होगा, 7.5 हो जाएगा शायद, एक बार चेक कर लें, 7.5 ही होगा, 30 डिवाइडेड बाई 4, हम देख रहे हैं सही हुआ है कि नहीं, हाँ सही हुआ है, 7.5 टी। अच्छा, ये कितना हो गया, 37.50 टी, ये इधर लेके आते हैं, माइनस 30 टी इक्वल टू, ये हो गया 4 माइनस टी इंटू ये वाला 7.5 टी, ठीक है। चलो अब कैलकुलेशन करते हैं, इसके साथ इसको माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 7.50 टाइम टेकन। अब 4 इंटू 7.5 करो, 30 टी माइनस 7.5, अच्छा इसको ना मल्टीप्लाई नहीं करते, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना झमेला होगा, टी स्क्वायर हो जाएगा, ऐसा हम नहीं करना चाहते, ठीक है, इतना ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं करेंगे। 7.5 टी, एक काम करते हैं, ये इधर डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, तो आसानी से हो जाएगा, ये रहा 7.50 टी डिवाइडेड बाय 7.5, जीरो नहीं है तो क्या हुआ, जीरो लिख ही सकते, पीछे जीरो लिखने में क्या जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब ये 1 हो जाएगा, ये डिवाइड करने से 1 हो जाएगा, तो 1 इक्वल टू 4 माइनस टाइम टेकन, अब ये 4 इधर आ जाएगा, तो 1 माइनस 4 इक्वल टू माइनस टी, तो -3 इक्वल टू माइनस टी, दोनों साइड से माइनस माइनस हट गया, तो टी 3 निकल गया, टी का मतलब टाइम टेकन, ठीक है, टाइम टेकन। तो हम लोगों ने क्या किया, इफेक्टिव आवरली रेट जो हम लोगों ने समझा उसी चीज को धीरे धीरे लिखते गए, वैल्यूज पुट करते गए, कैलकुलेट होकर हम लोग का टाइम टेकन 3 आवर्स निकल गया। अब जब टाइम टेकन 3 आवर्स निकल गया, अब हम लोग हाल से पैटर्न में निकाल सकते हैं, हमें निकालना क्या है, हमें बोला है कि टोटल अर्निंग, इफेक्टिव आवरली रेट, ये सब निकाल के बताओ हाल से प्लान में, ठीक है, तो हाल से प्लान में कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखते हैं बोनस अंडर हाल से प्लान इक्वल टू, देखो क्या होगा, 50% ऑफ टाइम सेव्ड जो कि बोनस आवर निकल जाएगा इनटू वेज रेट, तो 50% ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन, टाइम सेव्ड कैसे निकालेंगे, टाइम टेकन कितना है 3 आवर्स, टाइम अलाउड 4 आवर्स, वही काम के लिए बोला है ना, 4 घंटे का काम था, 3 घंटे में कंप्लीट किया, वेज रेट क्वेश्चन में दिया हुआ है 30 रुपीज करके, तो बोनस कितना मिलेगा, 50% इंटू
टाइम सेव्ड 1 आवर, 1 आवर का 50% और 30 रुपीज करके, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 आवर का 50% यानी कि आधा घंटा, आधा घंटा यानी 15 रुपीज मिलेगा, ₹15, ठीक है। तो टोटल अर्निंग अंडर हाल से नॉर्मल वेजेस, टोटल अर्निंग का मतलब नॉर्मल वेजेस तो कोई भी इंसान लेगा और उसके साथ साथ बोनस। तो नॉर्मल वेजेस कैसे निकालेंगे, 3 घंटा काम किया उन्होंने और 1 घंटा काम करने पे 30 रुपीज मिलता है, बोनस मिल रहा है 15 रुपीज हाल से में। तो ये हो गया 90 + 50 यानी कि 105, ठीक है। ये 105 निकल गया। अब और भी एक चीज निकालने के लिए बोला है, अभी तो हम लोगों ने क्या निकाला, टोटल अर्निंग निकाल लिया, इफेक्टिव आवरली रेट नहीं निकाला, ये निकालना पड़ेगा। इफेक्टिव आवरली रेट मतलब आवरली रेट क्या 30 ही रहा, नहीं ज्यादा होगा, ठीक है, देखते हैं कितना होगा। इफेक्टिव आवरली रेट 105 डिवाइडेड बाय रुपीज, सॉरी डिवाइडेड बाय आवर्स, आवर्स जो है 3 आवर्स, ठीक है। 105 रुपए कमा लिए 3 घंटा काम करके, ठीक है। तो एक एक घंटा में कितना कमाए, वो होता है इफेक्टिव आवरली रेट, ठीक है। तो 105 डिवाइडेड बाय 3 मतलब ₹35 पर आवर, ऐसा लिखना चाहिए, ठीक है। ₹35 पर आवर, एक्चुअली 30 रुपीज करके डील हुआ था, क्योंकि उन्होंने टाइम बचाया, बोनस लिया, इसी वजह से उनका जो इफेक्टिव आवरली रेट है वो बढ़ गया, 35 पर आवर हो गया, ठीक है। जैसे मान लो कोई अगर 10 क्वेश्चन सॉल्व करता है, सपोज ऐसे देखो, अगर कोई 10 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, ऐसे करते 5 घंटे में, ठीक है। तो आवरली मतलब सॉल्व करने का मतलब कितना, 1 घंटे में कितना सारा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, तो 5 घंटे में अगर 10 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है तो 1 घंटे में 10/5 मतलब 1 घंटे में 2 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, ठीक है। अगर वही इंसान 5 घंटे में यहाँ पर 16 क्वेश्चन या फिर मान लो 20 क्वेश्चन सॉल्व कर ले, ठीक है, तो फिर आवरली रेट बढ़ गया, देखो कैसे, 20/5, ठीक है, मतलब 1 घंटे में 4 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब वही 5 घंटे का काम ही वो मतलब एक्स्ट्रा कर रहा है, वैसे ही यहाँ पर भी बोनस मिल रहा है, ठीक है। तो 35 पर आवर इफेक्टिव आवरली वेज रेट हम लोग का कैलकुलेट हो गया। तो इलास्ट्रेशन 10 भी हो गया, ये दोनों मैंने होमवर्क दिया था, ये दोनों हम लोग का हो गया, ठीक है। 11 हम लोग बाद में करेंगे, 11 अभी नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है, यहाँ पर नॉर्मली जैसे तुम लोग सैलरी शीट वगैरह बनाते हो ना टैक्स में, वैसे ही है, सिंपल सा क्वेश्चन है, पढ़ने से ही समझ जाएंगे हम लोग। देखो ये हमें नॉर्मली क्या पूछा है, लास्ट लाइन देखो, पहले बोल रहा है, अच्छा लास्ट लाइन में तो बोला नहीं क्या कैलकुलेट करना है, ठीक है, हम लोग पहले से ही पढ़ते हैं। वर्कर इज पेड 10,000 पर मंथ एंड डीएनए बैलेंस 2,000 पर मंथ। एक वर्कर को मंथली 10,000 रुपए दिया जाता है, ये क्या है, नॉर्मल सैलरी है, ठीक है। और डीए दिया जाता है, डीए क्यों दिया जाता है, महंगाई मतलब जो इन्फ्लेशन है उसके साथ कोप अप करने के लिए डीए दिया जाता है, जो कि मंथली 2,000 रुपए दिए जाते हैं। वर्कर कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, ये मैंने तुम लोग को एक दिन मतलब शायद फर्स्ट या सेकंड क्लास में समझाया था, पता भी है, तुम लोग टैक्स किए हो सभी ने, कभी ना कभी तो किया ही है, कि एक्चुअली रिटायरमेंट टाइम पे कोई भी इम्प्लॉय हो उनके पास कुछ तो होना चाहिए, तो क्या किया जाता है, फंड बनाया जाता है, जैसे कि प्रोविडेंट फंड और भी बहुत सारे, ग्रेचुइटी होता है, पेंशन होता है। तो प्रोविडेंट फंड का रूल्स क्या होता है, प्रोविडेंट फंड का रूल्स होता है कि जो भी सैलरी हम लोग दे रहे हैं अपने वर्कर को, ठीक है, एज अ ऑर्गेनाइजेशन सोचो, अगर हम लोग ऐसा कुछ इंस्ट्रक्शन है, जैसे मान लो किसी को 10,000 रुपए पर मंथ सैलरी मिल रहा है और उसे अपने सैलरी से 1,000 अपने पीएफ में जमा करना है, तो उतना ही पैसा इंप्लॉयर भी उस इंप्लॉय के लिए उनके पीएफ में जमा करेगा, जितना इंप्लॉय करेगा उतना ही इंप्लॉयर करेगा। अब इंप्लॉय को कितना करना है वो इंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन ही देगा। मैंने एक एग्जांपल लिया, सपोज 1,000 रुपीज अगर पीएफ में जमा किया जाता है, मतलब इनका इन हैंड सैलरी हो गया 9,000, मतलब इनके हाथ में 9,000 ही जाएगा, 1,000 इनके पीएफ में जमा हो जाता है, ठीक है। और जितना वर्कर जमा करता है
उतना ही, अगर 10 करेगा तो 10 रुपए ये भी करेंगे, एम्प्लॉय भी उतना ही जमा करता है, ठीक है। प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन है 10%, ठीक है, एट द रेट ऑफ 10%। अब 10% किस चीज का ये हमें नहीं बोला है, तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो 10% किस चीज का ये हमें नहीं बोला है, तो ऑब्वियसली हम लोग 10% ऑफ ये कर देंगे, क्या बोलते हैं उसे, सैलरी का करेंगे, ठीक है, सैलरी एंड डीए। अच्छा फिर देखो एंड एम्प्लॉयर ऑल्सो, ये देखो ये बता भी दिया, एम्प्लॉयर को भी कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा द सेम अमाउंट एज द एम्प्लॉई, ठीक है, एम्प्लॉय जितना करेगा उतना ही अमाउंट एम्प्लॉयर को भी करना पड़ेगा। द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन मतलब ईएसआई, ठीक है, ईएसआई प्रीमियम, ठीक है, ईएसआई भी स्कीम है, मतलब जैसे वर्कर को चोट वोट लग जाता है तो अगर उनके नाम का ईएसआई बना हुआ रहता है तो बेनिफिट क्या है, वहां से पेमेंट होता है, ठीक है, उनके चोट वोट लगने पे जो भी खर्चा होता है तो ईएसआई से वो अपना कोई भी खर्चा वगैरह जो है पे कर सकते हैं। तो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन प्रीमियम इज 6.5% ऑफ वेजेस विच इज 1.75% इज पेड बाय द एम्प्लॉयज। बोल रहा है कि ईएसआई में 6.5% ऑफ वेजेस का जमा करना पड़ता है, ठीक है, लेकिन ये 6.5% में से 1.75% एम्प्लॉइज दे रहे हैं, ठीक है, एक वर्कर का ईएसआई में जमा होता है उनके वेजेस का 6.5%, ठीक है, लेकिन 1.75% उसमें कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय का जाता है, मतलब एम्प्लॉय का अगर 1.75 जाता है तो बाकी एम्प्लॉयर देता होगा, ठीक है, ये हो गया। कोई भी अगर तुम लोग भी कभी जॉब करने जाओगे तो ये सब चीज तुम लोगों को भी समझना पड़ेगा कि कैसे हमारा पेमेंट मिल रहा है, क्या ईएसआई का कुछ फैसिलिटीज है, कितना परसेंट जाता है, पीएफ का कितना जाता है, ठीक है। अच्छा अब हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं, देखो यहाँ पर क्या बोला है, इट इज द फर्म्स प्रैक्टिस टू पे 2 months wages एज बोनस ईच ईयर, और उसके साथ साथ इस फर्म का मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन का एक रूल्स है कि ये 2 months का वेजेस बोनस हर साल पे करते हैं। हम लोग को कैलकुलेट क्या करना है, हम लोग को कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करना पड़ेगा कि देखते हैं यहाँ पर क्या कट हो गया, हाँ ये देखो द नंबर ऑफ वर्किंग डेज, अच्छा कितना दिन काम हुआ है इन ए ईयर, 300 ऑफ 8 आवर्स ईच, अच्छा 300 ऑफ 8 आवर्स ईच, आउट ऑफ दिस द वर्कर इज एंटाइटल्ड टू 15 डेज लीव ऑन फुल पे, कैलकुलेट द वेज रेट पर आवर फॉर कॉस्टिंग पर्पस, मतलब वर्कर को रखने का कितना कॉस्टिंग हो रहा है, पढ़ क्या रहा है, लेबर कॉस्टिंग, मतलब लेबर को रखने का क्या खर्चा आ रहा है ऑर्गेनाइजेशन का, ये हमें कैलकुलेट करके देना पड़ेगा, और उसके साथ साथ वेज रेट भी निकालना पड़ेगा। वेज रेट कैसे निकलता है, वेज रेट का मतलब है कि पर आवर में कितना करके पेमेंट दे रहे हैं, मतलब टोटल वेजेस डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, टोटल आवर्स, ऐसा बोल सकते हैं कि जितना पेमेंट कर रहे हैं कितना घंटा काम करने के लिए, अगर डिवाइड करेंगे तो वेज रेट निकल जाएगा, रुपीज समथिंग पर आवर, दैट इज द वेज रेट, ठीक है। तो हमें वेज रेट निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए हम लोग पहले ये निकालेंगे कि वर्कर को रखने का हमारा खर्चा कितना हो रहा है, ठीक है, जो ये सारे इंफॉर्मेशन से हम लोग कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो देखते हैं, देखो इलास्ट्रेशन 12, यहाँ पर ए वर्कर इज पेड 10,000 पर मंथ बोला है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ टोटल वेजेस एंड वेज रेट पर आवर। सबसे पहले मिलता है इनको बेसिक पे बोलेंगे, इसको जो 10,000 वाला है इसे बेसिक पे बोलेंगे। अच्छा इस क्वेश्चन को ना हमें ईयर बेसिस पे करना चाहिए, क्यों ईयरली बेसिस पे करेंगे, इसका क्या रीजन है, क्या मंथली नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन देखो यहाँ पर एक साल का, तो एक साल में 300 डेज काम होता है, जैसे 365 होता है 1 ईयर का, क्योंकि उनका 15 डेज का जो है लीव वगैरह का बात है, तो बोल रहे 300 डेज काम होता है 8 आवर्स ईच डे, तो आवरली सॉरी ईयरली दिया है तो हम लोग भी ईयरली निकालते हैं, हम लोग के लिए ही आसान होगा क्वेश्चन, नहीं तो हमारे लिए प्रॉब्लम ये होगा, ये मंथली निकलेगा फिर ईयरली से डिवाइड करेंगे या फिर उसको मंथली में ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो पहले बेटर यही है कि इसी को हम लोग जो है ईयरली कर लेते हैं। बेसिक पे कितना है 10,000 पर मंथ, तो फिर पूरे एक साल का होता है 12, मंथली है तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 365 नहीं करना है क्योंकि पेमेंट मंथली हो रहा है पर मंथ, ठीक है, तो 1,20,000, तो एक वर्कर को अगर रखना है तो ये खर्चा तो हमें बियर करना ही पड़ेगा। उसके बाद और क्या बियर करना पड़ेगा, डियरनेस अलाउंस,
2000 पर मंथ। इसके बाद वर्कर कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। अच्छा, पीएफ का भी खर्चा देना पड़ेगा एम्प्लॉय को, प्रोविडेंट फंड, ठीक है, प्रोविडेंट फंड का खर्चा देना पड़ेगा एम्प्लॉय को, क्योंकि ये खर्चा कॉस्टिंग कौन कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन। मतलब एम्प्लॉय सोच रहा है कि मुझे वर्कर को ये एक साल में देना पड़ेगा, ये भी पूरे साल भर में लग जाता है। प्रोविडेंट फंड में कितना जमा करना पड़ेगा, 10% नॉर्मली जमा किया जाता है, जितना एम्प्लॉय करता है उतना ही एम्प्लॉयर का करना पड़ेगा। 10% अब क्या हो जाएगा, 10% ऑफ, कुछ नहीं बोला है तो हम लोग का हो जाता है 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए, हमेशा यही होता है, बेसिक प्लस डीए। तो 10% अब कितना हो जाएगा, ये दोनों का टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1,20,000 प्लस 24,000 इंटू 10%, 14,400 ये जाएगा। देखो प्रोविडेंट फंड 10% ऑफ कितना होगा ये नहीं बोला था, लेकिन कुछ भी ना बोले तो, अगर बोलेगा तो हम लोग वही फॉलो करेंगे, नहीं बोलेगा तो हमेशा करना है बेसिक प्लस डीए, बता दिया मैंने, ठीक है। अच्छा, और वर्कर को रखने के लिए ईएसआई पे भी एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, कितना है ईएसआई में, ईएसआई प्रीमियम टोटल 6.5% जाता है, जिसमें से 1.75% जो है वो एम्प्लॉय, मतलब जो काम कर रहे हैं, मतलब वर्कर खुद 1.75% बियर करते हैं, तो बाकी अमाउंट एम्प्लॉयर यानी ऑर्गेनाइजेशन से बियर होता है। तो कितना हो जाएगा 6.5 माइनस 1.75%, ठीक है, इनटू कितना अमाउंट हो जाएगा यहाँ पर। ईएसआई भी किस पे जाएगा, कुछ नहीं बोला है, तो ईएसआई भी हम लोग का डीए बेसिक प्लस डीए पे जाता है, ठीक है। तो ये दोनों का टोटल देखते हैं कितना होगा। इनटू ये माइनस करने से कितना हो जाएगा 1,44,000। अच्छा, 6.5 माइनस 1.75, 4.75 आ रहा है, ठीक है, 4.75, 1,44,000 इंटू 4.75%, 4.75%, 6840 आ रहा है, ठीक है, 6840 ये ईएसआई का चला जाएगा। अच्छा, और बोनस दिया जाता है 2 months, इट इज प्रैक्टिस, इट इज द फर्म्स प्रैक्टिस टू पे 2 months वेजेस एज बोनस, 2 months वेजेस। तो 2 months का वेजेस कितना हो जाएगा 10 प्लस 2 12,000, क्योंकि वेजेस का मतलब हमेशा, ये देखो ये लिख लो, वेजेस का मतलब हमेशा होता है बेसिक प्लस डीए, या फिर सैलरी का मतलब भी यही होता है। अब टोटल लगाएंगे कितना हो रहा है, 1,20,000 प्लस 24,000, 14,400 प्लस 6,840 प्लस 24,000, 1,89,240, ठीक है। ये क्या निकल के आ गया, ये हम लोग का कैलकुलेट होके आया टोटल वेजेस पर एनम, ठीक है, पूरे साल का। अच्छा, हम लोग को बोला है वेज रेट निकालने के लिए, तो उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा ये पेमेंट जो वर्कर को हम लोग करते हैं उसके बदले वर्कर कितना टाइम काम करता है, वो नीचे दिया हुआ है, ठीक है। तो निकालते हैं इफेक्टिव आवरली रेट पर ईयर, इफेक्टिव आवर्स, पहले आवर्स लिख लेते हैं,
अच्छा, कितना टाइम काम होता है? 300, एक साल 300 डेज का ये लोग मान रहे, 365 नहीं मान रहे। और एक दिन में 8 घंटा काम होता है, और इसमें भी 15 डेज इनको लीव मिलता है, और ऑन फुल पे, मतलब काम तो नहीं होता है लेकिन पेमेंट जरूर मिलता है, ठीक है। तो कितना दिन काम होता है? 300 दिन में 15 दिन काम नहीं होता है, ठीक है। और एक दिन 8 घंटा काम होता है, तो 300 दिन में अगर 15 दिन काम नहीं होता है, देखो पहले ये समझो, 300 दिन में 15 दिन काम नहीं होता है, मतलब 285 डेज काम होता है। और 8 आवर्स अगर पर डे काम होता है, तो कितने आवर्स काम हुए होंगे पूरे साल में, ये हम लोग निकाल सकते हैं मल्टीप्लाई करके। 2280 आवर्स काम होता है पूरे एक साल में, और उसके बदले इतना पैसा खर्चा करना पड़ता है एक वर्कर पे, ठीक है। तो हम लोग अभी निकाल सकते हैं वेज रेट पर आवर, जो कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो 1 लाख, ये देखो वेज रेट कितना है, 1,89,240, 1 लाख टोटल है, 1,89,240 टोटल वेजेस, डिवाइडेड बाय ये पेमेंट दिया जाता है इतने टाइम काम करने के लिए। अब समझ में आ रहा है क्यों मैंने ईयरली किया? बिकॉज ये ईयर में निकलेगा, ये 300 दिया हुआ है। अब अगर हम लोग इसको मंथली करेंगे तो प्रॉब्लम होगा, क्योंकि इन्होंने अपने हिसाब से 300 लिया है, स्टैंडर्ड जो 365 होता है वैसा तो नहीं लिया है। अब क्वेश्चन क्योंकि ऐसा बोला है, तो बेटर यही है कि हम लोग इसी को ईयर में ट्रांसफर कर दे, तो इससे हमारा आसान हो जाएगा कैलकुलेशन, ठीक है। तो 1,89,240 divided by 2280, 83, मतलब 83 पर आवर बेसिस पे इनका वेजेस रेट बन रहा है। हो गया, ठीक है, बस यही पूछा था हम लोग को, और कुछ नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। हाँ बोलो। आगे पेज टाइप कुछ आगे पेज था 8। है। होएगा जी। अच्छा, अब हम लोग करेंगे इलास्ट्रेशन 13। ये भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन, कि एक वर्कर को रखने का खर्चा कितना होगा, शायद वैसा ही है। एक बार हम देख लेते हैं। देखो, कैलकुलेट द एम्प्लॉइज आवरली रेट ऑफ वर्कर एक्स फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। हाँ वही बोला है, एक वर्कर एक्स है जिनका हमें आवरली वेज रेट निकालना है। बेसिक पे करते हैं 10,000 पर मंथ, डीए 3,000 पर मंथ, फ्रिंज बेनिफिट 1,000 पर मंथ, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन ए ईयर, एक साल में 300 डेज काम होता है। 20 डेज आर एवेल्ड ऑफ एज हॉलीडे ऑन फुल पे, 20 डेज काम नहीं होता है लेकिन वर्कर को पेमेंट मिलता है, लीव दिया जाता है बट पेमेंट मिलता है, पेमेंट कट नहीं होता है। तो एक्चुअल लीव ऑर्गेनाइजेशन को कितना दिन काम मिलता है? 280 डेज मिलता है। एज्यूम ए डे ऑफ 8 आवर्स, 8 आवर्स बेसिस का एक दिन होता है, एक दिन में 8 आवर्स काम होता है, ठीक है। हम लोग को क्या निकाल के देना है? इम्प्लॉय आवरली रेट, ठीक है, आवर रेट ऑफ ए वर्कर एक्स। मतलब हम लोग को ये बताना है कि इस वर्कर को रखने का इम्प्लॉय का कितना खर्चा होता है। टोटल में पहले निकाल लेंगे, फिर आवरली में निकाल लेंगे। सेम यही वाला क्वेश्चन है जैसा वैसा ही, बस यहाँ पर प्रोविडेंट फंड था, ईएसआई था, बोनस था, यहाँ पर फ्रिंज बेनिफिट है, बस इतना ही फर्क है। बल्कि ये वाला क्वेश्चन अभी जो करेंगे ये और भी छोटा है, इसमें ज्यादा इंफॉर्मेशन है भी नहीं। तो यहाँ पर लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ total wages and wage rate per hour। फिर वैसे निकालेंगे, ठीक है। वर्कर को रखने का खर्चा बेसिक पे करना पड़ता है, तो यहाँ पर लिखेंगे बेसिक पे। अब इसको भी हमें पर एनम कर लेना चाहिए, क्यों? क्योंकि हमारा जो टाइम ड्यूरेशन है वो ईयरली दिया हुआ है, तो इसको भी हम लोग ईयरली ट्रांसफर करेंगे कि ईयरली कितना खर्चा होता है। तो ₹10,000। अब 1 ईयर में 12 मंथ्स होता है, तो 12 मंथ्स, ये मैंने मंथ लिख दिया, 1,20,000। इसके बाद लिखेंगे डियरनेस अलाउंस 3,000 पर मंथ।
36,000, ये भी खर्चा करना पड़ेगा, रखना है तो। फ्रिंज बेनिफिट 1000 पर मंथ। $12,000। अब टोटल कर लेते, बस यही तो है और कुछ नहीं। तो हम लोग को मिल जाएगा टोटल वेजेस पर एनम, एक वर्कर को रखने का 1 साल का खर्चा। तो ये हो गया 0,008,421। नहीं, शायद गलत ऐड हो गया, एक मिनट। वन लैख 68, हाँ पता नहीं मैंने क्या क्या लिख दिया। 1,68,000, ठीक है। ये पूरा पेमेंट 1 साल में करना पड़ता है और काम हमें कितना मिलता है, तो हम लोग निकालेंगे टोटल इफेक्टिव डेज इन ए ईयर। इफेक्टिव डेज का मतलब या इफेक्टिव आवर्स का मतलब होता है कि कितने दिन काम हुआ। तो वैसे तो 300 दिन 1 साल में काम होता है, लेकिन 20 डेज वर्कर को छुट्टी दिया जाता है, तो इसका मतलब 280 डेज इफेक्टिव। इफेक्टिव मतलब जहां पर कुछ हो रहा है, आउटपुट मिल रहा है, काम हो रहा है। अब 20 डेज अगर वर्कर को लीव दिए हैं तो फिर वो तो इफेक्टिव नहीं हुआ ना, नॉन इफेक्टिव हो गया। तो इफेक्टिव डेज इन ए ईयर निकाल लिए। अब निकालेंगे टोटल इफेक्टिव आवर्स इन ए ईयर। क्या ऐसा करना जरूरी है? हम लोग पहले जैसा नहीं कर सकते थे? हाँ, यहाँ पर डायरेक्टली भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैंने ये लिख लिया इसीलिए कर रहे हैं। 280 डेज इंटू 8 आवर्स पर डे, ठीक है। अगर एक दिन में 8 घंटा काम होता है तो 280 डेज में कितने घंटे काम होंगे? 2240 आवर्स। अब लिंक क्या हो गया, इतना घंटा इफेक्टिवली अगर वर्कर काम कर रहा है तो उसको इतना पेमेंट देना पड़ रहा है। तो 1 घंटे का कितना देंगे, वही होता है इफेक्टिव आवरली वेज रेट, ठीक है। 1 घंटे का कितना खर्चा निकल के आ रहा है, दैट इज इफेक्टिव आवरली वेज रेट। यहाँ पर निकाल लेते हैं। $1,68,000 ये पेमेंट करना पड़ता है और 2240 आवर्स हमें काम मिल जाता है। 75 मैडम। কত? 75 ₹75 पर आवर, ठीक है। मतलब 1 घंटे में 75 रुपया खर्चा करना पड़ेगा वर्कर को रखने के लिए, ठीक है। एक वर्कर को रखने का खर्चा 1 घंटे का 75 रुपीज। इस लाइन का मतलब ये होता है कि एक वर्कर को 1 घंटा रखने के लिए हमें उनको 75 पे करना पड़ता है, अगर ये कैलकुलेशंस है तो, ठीक है। ये हो गया हम लोग का इलास्ट्रेशन 13। अच्छा, अब इलास्ट्रेशन 14 जो है, यहाँ पर हम लोग का आ रहा है कुछ लेबर टर्नओवर मेथड, ठीक है। ये वाला आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसके पहले लेबर टर्नओवर तो करेंगे ही, लेकिन इसका हमें पहले पता तो करना पड़ेगा कि लेबर टर्नओवर होता क्या है, ठीक है। उसके बाद ही हम लोग ये सब कैलकुलेशंस कर सकते हैं। चलो अब हम लोग सीखेंगे लेबर टर्नओवर क्या होता है। लेबर टर्नओवर रेशियो, ठीक है। तो यहाँ पर टर्नओवर का मतलब है मूवमेंट, ठीक है। मूवमेंट का मतलब है कि ये होता है ना कि वर्कर एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे कुछ दिन, फिर दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में चले गए क्योंकि उनको शायद यहाँ नहीं ठीक लग रहा है, ज्यादा सैलरी मिल रहा है या ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है या घर के पास है। बहुत सारे पर्सनल प्रोफेशनल रीजन हो सकता है कि वर्कर ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में चले जाए, ठीक है।
तो इससे ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन पे। क्यों? क्योंकि देखो एक वर्कर को हम लोग अपने हिसाब से उसे रेडी करेंगे, उसे हमारा जो भी ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम है उस हिसाब से ट्रेन करेंगे, उसका एक खर्चा होता है। फिर अगर वर्कर चला जाता है, हमें कुछ भी आउटपुट उस हिसाब से नहीं मिलता है, तो हम लोग के लिए लॉस हो जाता है। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन को कैलकुलेट करना चाहिए हमेशा कि उनके ऑर्गेनाइजेशन में कितने ज्यादा टर्नओवर हो रहा है लेबर का। ठीक है, और इसको एक रेशियो बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है। वैसे तो ये परसेंटेज में भी कैलकुलेट होता है। एक्चुअली देखो, अगर कुछ रेशियोज है और इसमें हम लोग इंटू 100 लगा देते तो वो आंसर परसेंटेज में आ जाएगा। अगर 100 नहीं लगाते तो वो रेशियो में ही रहेगा। तो टॉपिक का नाम है लेबर टर्नओवर रेशियो, ठीक है, लेकिन इसका आंसर जो है हम लोग का परसेंटेज 100 लगा के परसेंटेज में भी निकाला जाता है। ठीक है, तो अभी हम लोग ये पढ़ेंगे कि एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर लेबर का मूवमेंट होता है तो उस रेशियो को उसे कैलकुलेट करना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन को। और वो किस फॉर्मेट में करते हैं? रेशियो फॉर्मेट में करते हैं, एज वेल एज परसेंटेज फॉर्मेट में भी करते हैं। ठीक है, तो ये कैलकुलेट करना काफी जरूरी है। क्यों? मैंने अभी अभी बताया, क्योंकि लेबर को अपने हिसाब से रेडी करना। फिर अगर लेबर बोलेगा हम यहाँ नहीं दूसरे जगह काम करेंगे, अब देखो किसी को हम लोग जबरदस्ती बांध तो नहीं सकते ना। हाँ, कुछ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह होता है कभी कभार कि 1 साल आपको काम करना ही पड़ेगा, 2 साल, लेकिन उसके बाद वो अगर चले गए तो भी तो हमारा लॉस ही है, क्योंकि किसी को कुछ सिखाया अपनी तरह से फिर वो चला गया, तो वो बहुत बड़ा लॉस होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, तो इस चीज को जो हम लोग मेजर करेंगे अलग अलग मेथड से, यहाँ पर हम लोग अलग अलग मेथड सीखेंगे। जैसे देखो बोनस पेमेंट का अलग अलग मेथड देखा ना हम लोगों ने, हाल से होता है, रोवन होता है, उसी तरह से यहाँ भी अलग मेथड्स होता है। वो मेथड्स को हमें यहाँ पर सीखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो जैसे लेबर टर्नओवर का मतलब फिर क्या लिख सकते हैं? द होल प्रोसेस ऑफ वर्कर्स कम, रिटेन एंड लिफ्ट। ठीक है, इज कॉल्ड लेबर टर्न ओवर। ठीक है, इसको मैंने थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में लिखा है, तुम लोग चाहो तो इससे भी थोड़ा सा अच्छा लैंग्वेज यूज करके लिख लो। हम ये बताना चाह रहे हैं कि कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर का आना, उनका रहना या चले जाना, ये जो पूरा प्रोसेस है, ठीक है, इसी से हम लोग मेजर करेंगे हमारा लेबर टर्नओवर रेशियो। ठीक है, तो ये मैंने अपनी लैंग्वेज में लिखा है, तुम लोग चाहो तो इसको अपने लैंग्वेज में थोड़ा सा और भी अच्छे से लिख लो। वर्कर का आना, रहना और चले जाना, ये सब बेसिस पे ही हम लोग क्या निकालते हैं? लेबर टर्नओवर रेशियो निकालते हैं। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पर हम एक एग्जांपल भी ले लेते हैं। नीचे एक ऑर्गेनाइजेशन है सपोज एक्स लिमिटेड, ठीक है, वहां पर ईयर के स्टार्टिंग में ठीक है, ये 22 करते थे। ईयर के स्टार्टिंग में जो वर्कर थे और ईयर के एंड में जो वर्कर बच गए, ठीक है, या रह गए, वो अगर हम लोग चेक करते हैं, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग में वर्कर थे कुछ इतने सारे, ए नाम दे रहे वर्कर का, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, ये मैंने एग्जांपल दिया। ठीक है, तो जे तक कितना हो जाएगा? 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ, तो कितने वर्कर थे? सपोज यहाँ से यहाँ तक हम लोग का 10 वर्कर थे। कब? जब ईयर स्टार्ट हुआ। ठीक है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके से कैलकुलेट करेगा। फिर अब देखो हमेशा ईयरली करेगा ऐसा जरूरी नहीं है, किसी का अगर कुछ और ऑर्गेनाइजेशन में प्रोसेस है तो वो भी कर सकता है, नॉर्मली ईयरली होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पीरियोडिकली होता है, तो पीरियोडिक यहाँ पर ईयरली होता है। अगर क्वेश्चन में कुछ और होगा तो हम लोग और करेंगे। ठीक है, ए बी, अच्छा ए बी यहाँ पर लिख दिया मैंने, डी, ई, एफ, ठीक है, और एच, आई, जे, यहाँ पर हम रिप्लेस कर लेते हैं। चलो सी के जगह मैंने लिख दिया यहाँ पर एम को, और यहाँ पर मैंने लिख दिया एल। ठीक है, अच्छा अब कितने वर्कर है? काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 वर्कर ही है। तो ईयर के स्टार्टिंग में और एंड में 10 वर्कर ही थे, लेकिन फिर भी लेबर टर्नओवर हुआ, मतलब लेबर का मूवमेंट हुआ। कैसे? ये देखो, सी के जगह एम आ गया, जी के जगह एल आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब, इसका कंक्लूजन हम लोग ये ले सकते हैं, सी एंड जी लेफ्ट। ठीक है, सी और जी चले गए और एम एंड एल
ये रिक्रूट हुए हैं, ये रिक्रूट हुए हैं, ठीक है। अब ये रिक्रूट हुए हैं, यहाँ पर मैंने उतना तो एग्जांपल नहीं लिया है। रिक्रूटमेंट दो तरीके से हो सकता है, अगर सी के प्लेस में एम आया है, जी के मतलब रिप्लेसमेंट भी हो सकता है, ठीक है। रिप्लेसमेंट करके रिक्रूटमेंट हुआ है, मतलब किसी के बदले किसी को लिया है हम लोगों ने, ये भी होता है, या फिर फ्रेश रिक्रूटमेंट भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर जस्ट मैंने एक एग्जाम्पल लिया है कि ये जो मैंने लाइन लिखा ना, द होल प्रोसेस ऑफ वर्कर कम, मतलब इतने सारे वर्कर आए और कुछ रह गए और कुछ चले गए, ठीक है। तो ये होता है हम लोग का लेबर टर्नओवर। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, हम लोग यहाँ पर इस प्रोसेस में कुछ पॉइंट्स जो है हमें देखना पड़ेगा कि किस तरीके से यहाँ पर हम लोग काउंट करेंगे। जैसे देखो, सबसे पहले हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा नंबर ऑफ वर्कर और एम्प्लॉई रिप्लेस्ड ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। अब कैसे करके हम लोग फाइंड आउट करेंगे रिप्लेसमेंट कैसे होगा, मतलब क्वेश्चन का लैंग्वेज हमें समझना पड़ेगा, इसीलिए हम ये एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे मान लो ए बी सी डी 4 वर्कर थे, ठीक है। अब इसके बाद ईयर एंड में वर्कर बचे ए बी ई ए, ठीक है। ये स्टार्टिंग में था, ये एंडिंग में हुआ। सपोज स्टार्टिंग में ये था और ये एंडिंग में हुआ, ठीक है, ये एंडिंग में हुआ। अच्छा, अब यहाँ पर हमें ये बताना है तुम लोगों को कि कितने वर्कर जो है, देखो ए पहले भी था, ए एंड में भी था, बी पहले था, बी एंड में भी था, सी पहले था, सी नहीं रहा, डी पहले था, डी नहीं रहा, बदले में ई और एफ आ गया। मतलब सी के जगह रिप्लेस हुआ है ई और डी के जगह रिप्लेस हुआ है एफ, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ एम्प्लॉइज रिप्लेस्ड, ये हमें काउंट करने आना चाहिए, कितने वर्कर रिप्लेस्ड हुए। तो 2 वर्कर रिप्लेस्ड हुए, सी के जगह पे ई और डी के जगह पे एफ, ठीक है। ये देखने में ऐसा लगेगा ये कौन सा बड़ा बात है, आसानी तो है, हाँ आसान है, लेकिन क्या होता है ना, कभी कभी क्वेश्चन का लैंग्वेज पढ़ने से हम लोग समझ नहीं पाते कि क्या बोल रहा है। तो हमें ये फाइंड आउट करने आना चाहिए कि रिप्लेसमेंट जो है वो पढ़ के समझना पड़ेगा कि रिप्लेसमेंट क्या होता है। तो ये रिप्लेसमेंट हो गया, इनके बदले, ठीक है। अच्छा, अब और एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो स्टार्टिंग में जो एम्प्लॉय थे वो है ए बी सी डी, और एंड में जो एम्प्लॉय रहे वो है ए बी और ई। अब मेरा क्वेश्चन ये है तुम लोगों से कि बताओ कि कितने एम्प्लॉयज रिप्लेस्ड हुए, नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिप्लेस्ड, बोलो कितने हुए, कोई बताओगे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने रिप्लेस्ड हुए और किसके जगह पे कौन हुआ? क्या कोई रिप्लेसमेंट है? बोलो कितने एम्प्लॉय रिप्लेस्ड हुए ये वाले एग्जाम्पल में? ऐसा तो मैंने कुछ टफ पूछा नहीं है, बताओ कितने एम्प्लॉय रिप्लेस्ड हुए। रिप्लेस का मतलब किसी के जगह पे कोई काम कर रहा है, कितने एम्प्लॉय रिप्लेस्ड हुए? एक्टर। हाँ, 1। अब सी के जगह पे ई आया है कि डी के जगह पे ई आया है, ऐसा मैंने कुछ बोला नहीं है। अब सपोज कि सी के जगह पे ई आया, क्योंकि मैंने सी के नीचे ही लिखा है, यहाँ कुछ लिखा नहीं है, तो मान के चलो सी के जगह पे ई आया, ठीक है। अच्छा, अब और एक पॉइंट भी हो सकता है, मान लो एक हेड ऑफिस है किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का और एक नया ब्रांच इन्होंने ओपन किया है, अपने एक ऑर्गेनाइजेशन का एक नया ब्रांच इन्होंने ओपन किया है, ठीक है। अब यहाँ पर जो वर्कर है वो है ABCD, हेड ऑफिस में ये 4 लोग काम करते हैं, सपोज ABCD, ठीक है। और ब्रांच में, नए वाले ब्रांच में 3 लोग आ गए, EFG, ये 3 जन है, ठीक है। अब मुझे बताओ नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिप्लेस्ड क्या कुछ है? क्या नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिप्लेस्ड कुछ है? लॉजिकली सोच के बताओ। ब्रांच ओपन किया गया है, मैंने ब्रैकेट में न्यू ब्रांच भी लिख दिया है, तो क्या यहाँ पर कुछ रिप्लेसमेंट हो रहा है? बोलो बोलो ना, गलत होगा तो होगा, क्या कोई रिप्लेसमेंट हो रहा है? ABCD है, ना। EFG,
नहीं, तो नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट 0 है ना, क्योंकि नए ब्रांच पे जब हम लोग किसी को रखते हैं तो ये कोई रिप्लेसमेंट नहीं कहलाता है, ठीक है, ये तो रिक्रूटमेंट हुआ, न्यूली रिक्रूटेड, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं, ये वाला नोट लिख लो, इफ द न्यू रिक्रूटमेंट is on account of expansion of business, बिजनेस को बढ़ाने के लिए अगर हम लोगों ने ब्रांच क्यों ओपन किया जाता है, बिजनेस अच्छा चल रहा है तभी ना ब्रांच ओपन करेंगे, ब्रांच ओपन ऐसे ही होता है, ब्रांच ओपन का खर्चा होता है, ब्रांच को ओपन करने के लिए एक जगह जो है रेंट पे लेना पड़ेगा या खरीदना पड़ेगा, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का डीलिंग्स रहेगा, ठीक है। इसके अलावा क्या करना पड़ता है, कोई अकाउंटेंट को अपॉइंट करना पड़ेगा, स्टाफ को रखना पड़ेगा, बहुत सारे एक्स्ट्रा खर्चा होते हैं। तो ये कब कोई करेगा, किसी का बिजनेस अच्छा चलेगा तभी वो करेगा। If the new recruitment is on account of expansion of business, then it will not be considered as replacement of employee। इसे कभी रिप्लेसमेंट नहीं बोलते, ठीक है, ये किसी के बदले किसी को नहीं रखा गया, फ्रेशली रिक्रूट किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने अलग अलग तरीके से रिप्लेसमेंट का मतलब समझा, ठीक है। आसान ही है ये, कुछ उतना खास है नहीं, लेकिन जब क्वेश्चन पढ़ते हैं ना तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा रिप्लेस्ड है, कौन सा सेपरेशन है, इसीलिए हम लोग अलग अलग पढ़ रहे हैं। सेकेंड पढ़ेंगे अभी, नंबर ऑफ एम्प्लॉय और वर्कर सेपरेटेड। ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोग सेपरेट हो गए, सेपरेट मतलब छोड़ के चले जाना, सेपरेशन हो जाना, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे पहले 4 वर्कर थे, अभी बचे ए और बी, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग बता सकते हैं कि नंबर ऑफ सेपरेशन कितना हुआ, बोलो, बोलना चाहोगे तो बोलो, ये एग्जाम्पल के हिसाब से नंबर ऑफ सेपरेशन कितना हुआ और किसका किसका हुआ, बोलो। और यहाँ और एक एग्जाम्पल लेते हैं तब तक, बोलो बोलो, पहला वाला बोलो, नंबर ऑफ सेपरेशन कितना हुआ यहाँ पर, बोलो कितना हुआ नंबर ऑफ सेपरेशन, है बोलो। 2, कौन कौन, सी एंड डी, ये चले गए। अच्छा, इसमें बोलो, ये वाला नंबर ऑफ सेपरेशन कितना है, ये वाले में 1, नंबर ऑफ सेपरेशन बताओ, ठीक है, 1 होगा। नंबर ऑफ सेपरेशन मतलब जो छोड़ के चले गए, अच्छे से देखो, ए बी सी डी थे, ए बी ई है, तो ई रिप्लेस्ड हुआ है, लेकिन हमें पूछ रहा है कि छोड़ के कितने लोग गए, अब बताओ। सेपरेशन का मतलब तो छोड़ के चले जाना, तो फिर कितने लोग छोड़ के चले गए, ए बी सी डी थे, 2 होगा ना, सी एंड डी 2 लोग छोड़ के चले गए। अगर पूछेगा रिप्लेसमेंट तो बताओ कि एक रिप्लेसमेंट, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब अब हम लोग को देखो यहाँ पर देखना है कि लेबर टर्नओवर जो रेशियो होता है यहाँ पर, बस मुझे इतना ही बताना था। अब हम लोग फॉर्मूले में आ सकते हैं, कंसेप्ट हम लोग का लगभग हो रहा है। ये देखो, लेबर टर्नओवर रेशियो जब निकालेंगे हमें 3 चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, मेनली 3 चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, मतलब 3 पैरामीटर्स हमें चाहिए। पैरामीटर्स का मतलब रेशियो बनता है ना, ये एक पैरामीटर, ये एक पैरामीटर, तो हमें 3 पैरामीटर से हम लोग लेबर टर्नओवर रेशियो निकाल सकते हैं। क्या क्या पैरामीटर है, एक होता है, सबसे पहले हम लोगों ने जो सीखा, नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट, ये देखो नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस्ड, तो एक पैरामीटर हमें ये काउंट करने आना चाहिए कितने लोग रिप्लेस्ड हो रहे हैं, तो नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट। अच्छा, और क्या, नंबर ऑफ सेपरेशन, नंबर ऑफ सेपरेशन, और एंड में लिखेंगे एवरेज
एम्प्लॉय ड्यूरिंग द ईयर। ये मेन है, ये बेस है हम लोग का, ठीक है, ये बेस है। बेस मतलब ये हमेशा नीचे आएगा, जैसे एक्स बाई वाई में वाई को क्या बोलेंगे, बेस, ठीक है। हमेशा हम लोग कैसे देखेंगे कि कितने लोग चले गए या फिर कितने लोग सेपरेट हो गए, वो हम लोग देखते हैं कि स्टार्टिंग में कितने वर्कर थे, एंडिंग में कितने वर्कर थे, इसके बेसिस पे। अब इसका हम लोग एक एवरेज कर लेते हैं, ठीक है, हम लोग इतना नहीं काउंट करते हैं, हम लोग इसका एवरेज कर लेते हैं कि पूरे साल हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कितने वर्कर थे, दैट इज एवरेज एम्प्लॉय ड्यूरिंग द ईयर। पूरे साल हम लोग के कितने वर्कर थे ये हम लोग निकाल लेते हैं और इसी बेसिस पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अब ये कैसे निकालते हैं, एवरेज एम्प्लॉय ड्यूरिंग द ईयर कैसे निकालेंगे, एक साल में कितने एम्प्लॉय एवरेज एम्प्लॉय थे, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, बिगिनिंग में कितने थे, एंडिंग में कितने थे। जैसे देखो यहाँ पर बिगिनिंग में कितने थे, इसका अगर देखें बिगिनिंग में भी 10, एंडिंग में भी 10, मतलब पूरे साल भर हम लोगों का एवरेज कितने एम्प्लॉय थे, एवरेज करेंगे तो 20/2 मतलब 10। हर साल में, पूरे साल में हर मंथ हमारे पास 10 एम्प्लॉय होते ही है, ठीक है, ये हो गया एवरेज। ऐसे निकालेंगे तो स्टार्टिंग जो ड्यूरेशन है उसमें कितने लोग थे और एंडिंग में कितने लोग थे, डिवाइडेड बाय 2, एवरेज निकालेंगे। तो ये हो गया नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन बिगिनिंग पीरियड प्लस अब मैंने सिर्फ पीरियड ही लिखा, ईयर नहीं लिखा, क्योंकि अगर क्वेश्चन में मान लो ईयर की जगह कुछ और दे दिया, इसलिए मैंने पीरियड लिखा है, ठीक है। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन एंड पीरियड डिवाइडेड बाय 2। एवरेज कैसे निकालते हैं, 2 डेटा है तो डिवाइडेड बाय 2, ये निकाल लेंगे, ठीक है। ये हमारा बेस रहेगा, मतलब ये हमेशा नीचे रहेगा रेशियो में। अच्छा, और ऊपर पैरामीटर्स में क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट और नंबर ऑफ सेपरेशन, ये सब आ जाएंगे। और ये सब का हमारा अलग अलग मेथड्स है, ठीक है, मेथड्स भी है, उसी के बेसिस पे हम लोग इसका यूज करेंगे। तो मेथड्स देखो, अगर तुम लोगों ने कभी नाम सुना है तो सुन भी सकते हो, मेथड्स ऑफ लेबर टर्नओवर, ठीक है। मेथड्स क्या क्या है, एक मेथड का नाम है रिप्लेसमेंट मेथड, दूसरे मेथड का नाम है सेपरेशन मेथड, और फ्लक्स मेथड, ठीक है, ये नाम है। और ये नाम जो है ये कोई मतलब अलग बात नहीं है, देखो हम लोगों ने अभी अभी जो सीखा ना उसी के बेसिस पे ही नाम बनाए गए हैं। अच्छा, अब हम लोगों को थोड़ा सा फॉर्मूला पता होना चाहिए, हम एक बार फॉर्मूला बता देते हैं और क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट दिन करेंगे, ठीक है, सिर्फ फॉर्मूला ही बताएंगे। सबसे पहला मेथड रिप्लेसमेंट मेथड, मतलब रिप्लेसमेंट के ऊपर बेसिस करके हम लोग ये चेक करेंगे कि कितने लेबर टर्नओवर हुए, ठीक है। बेस क्या होगा, हमेशा एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय, ये वाला एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय ड्यूरिंग द ईयर। तो हम इसको लिखते हैं एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय इनटू 100 कर देते हैं, क्योंकि परसेंटेज में क्वेश्चन रहता है, और यहाँ पर ऊपर आ जाएगा नंबर ऑफ एम्प्लॉइज रिप्लेस्ड। ये हमें काउंट करने आना चाहिए कितने रिप्लेस्ड हुए, वो क्वेश्चन पढ़ के समझना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया। सेकेंड मेथड जो है सेपरेशन मेथड, सेपरेशन मेथड, इसमें भी हम लोग का फॉर्मूला क्या लगेगा, नीचे बेस वही आ जाएगा, मैंने पहले भी बोला पैरामीटर के हिसाब से ये हमारा बेस होगा, एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय इंटू 100 परसेंटेज में अगर निकालते हैं, और ऊपर आ जाएगा नंबर ऑफ एम्प्लॉय सेपरेटेड, ठीक है। और सेपरेटेड कैसे काउंट करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे, पढ़ के समझेंगे और फिर बोलेंगे, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर समझा, ठीक है। और लास्ट जो है फ्लक्स मेथड, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, यहाँ पर लिखते हैं फ्लक्स मेथड। इसमें क्या क्या आ जाएगा,
नंबर ऑफ रिप्लेस्ड, जैसे कि मैंने बोला ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो नंबर ऑफ रिप्लेस्ड और नंबर ऑफ सेपरेटेड, नंबर ऑफ सेपरेटेड डिवाइडेड बाय एवरेज, ये बेस तो हमेशा यही रहेगा, एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इंटू 100। ठीक है। अच्छा, इस पे थोड़ा सा और भी मॉडिफिकेशन है, मतलब कभी कभी हम लोग का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से भी होता है, वो भी हम लिख देते हैं इसका फ्लक्स मेथड का, और एक फॉर्मूला लिखेंगे और देके, नंबर ऑफ रिप्लेस्ड या फिर रिप्लेसमेंट प्लस न्यू रिक्रूट प्लस नंबर ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय, हम समझा देते हैं, एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय इंटू 100। ठीक है, इसको ऐसे ब्रैकेट लगाओ। अब हम समझाते हैं इसका मतलब क्या हुआ। नॉर्मली फ्लक्स मेथड में क्या है, रिप्लेस प्लस सेपरेशन। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, सेपरेशन तो है, रिप्लेसमेंट को मैंने दो तरीके से लिखा, क्योंकि मैंने बोला ना रिप्लेसमेंट दो तरीके से हो सकता है। एक होता है कि पुराने एम्प्लॉय के जगह पे, और एक होता है न्यूली रिक्रूट करना। ठीक है, इसीलिए रिप्लेसमेंट को हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, रिप्लेसमेंट प्लस न्यू रिक्रूटमेंट, ये दोनों मिला के ही रिप्लेसमेंट है। ठीक है, अब इसका लैंग्वेज ऐसे ही दिया हुआ है, नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट को हम लोग इसको यहाँ पर और एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं, न्यू रिक्रूटमेंट भी हमारा नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट कहलाता है। ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन में ये न्यू रिक्रूटमेंट का बात है तो इसे हमें फ्लक्स मेथड में इंक्लूड करके आंसर दिखाना पड़ेगा, और ये दोनों को एक लैंग्वेज से डिनोट किया जाता है, दैट इज नंबर ऑफ एक्सेशन। ठीक है, नंबर ऑफ एक्सेशंस प्लस ये जो बचा हुआ है नंबर ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय, ये तो जैसा है वैसे ही होगा, इनटू 100। ठीक है, इनटू 100। नंबर ऑफ एक्सेशन मतलब कितने लोगों को हम लोगों ने एक्सेस किया। ठीक है, अब चाहे वो न्यूली रिक्रूट करके किया या फिर रिप्लेसमेंट के वजह से किया। ठीक है, तो ये इस तरीके से हो जाता है। और बस यहाँ पर एक चीज और लिखेंगे कि ये जो हम लोगों ने सीखा लेबर टर्नओवर, ये जो ऑर्गेनाइजेशन पे इम्पैक्टफुल होता है वो कैसे होता है। लेबर टर्नओवर जितना कम होगा उतना अच्छा। ठीक है, तो और जितना ज्यादा होगा उतना खराब। तो इसके लिए कंक्लूजन लिख लो, हायर द लेबर टर्नओवर, ये हम इसीलिए लिखा रहे, किसी किसी क्वेश्चन में मैं बोलता है कमेंट कर दो। ठीक है, बताओ कि ये क्यों हो रहा है, या फिर उसके बेसिस पे हम लोगों को आंसर करना पड़ता है, तो पता तो होना चाहिए कि क्या इम्पैक्ट है। तो हायर द लेबर टर्नओवर रेट, मोर विल बी लेबर कॉस्ट। ठीक है, लेबर कॉस्ट बढ़ जाएगा, बार बार लेबर को ट्रेनिंग देंगे, फिर वो चला जाएगा, फिर कोई आएगा, फिर उसे ट्रेनिंग देंगे, फिर चला जाएगा, तो इससे हमारा कॉस्ट बढ़ जाता है। तो हायर द लेबर टर्नओवर रेट, मोर विल बी लेबर कॉस्ट फॉर एनी बिजनेस एंड वाइस वर्सा, मतलब जितना लेबर टर्नओवर कम होगा उतना हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा होगा। ठीक है, तो ये कंक्लूजन हो गया। तो ये जस्ट आज हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। होमवर्क हम कुछ नहीं दे रहे, जो भी हम लोगों ने किया है उसी को तुम लोग अच्छे से पढ़ो। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं। मैम लास्ट पेज डाबर। हाँ।